शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बताओ, मैं भी एकदम चीन टपाक डम डम। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, एक नए पड़ाव में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और आज आपको शायद से तारामंडल के दर्शन भी हो सकते हैं। आज आपके दिमाग के दरवाजे या तो पूरे खुल जाएंगे या तो पूरे बंद हो जाएंगे, तो दुआ करो कि पूरे खुल जाए, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो ऐसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, तो वो देख के मुझे ही मज़ा नहीं आया, तो मैंने उसको शिफ्ट डिलीट परमानेंटली उड़ा दिया। और अभी मैं ना एकदम प्रीमियम, एकदम दमदार कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में मैं टाइम नहीं देखूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में टाइम देखा था तो मज़ा नहीं आया था, ठीक है। तो अभी है ना, एकदम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज का वीडियो धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑडिटिंग की शुरुआत होती है अकाउंटिंग से। क्या ये बात सही है कि ऑडिटिंग की शुरुआत अकाउंटिंग से होती है? तो हमको समझना तो पड़ेगा। हम जो चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अकाउंटिंग करके आए हुए, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग को समझते हैं। अकाउंटिंग है ना, मेरे को बचपन में कभी समझा ही नहीं था, ठीक है। वो क्या क्या थे, वो गोल्डन रूल्स, गोल्डन सिल्वर प्लेटिनम रूल जो भी थे, वो फिर वो क्या करते थे, लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री करो, लेजर में पोस्टिंग करो, लेजर में पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के आधार पे तुम्हारा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करो, बैलेंस शीट में क्या क्या था पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने टैली किया ना, टैली जब सीखा मैंने, तो टैली सीखने के बाद मेरे को समझा कि ये तो बहुत ईजी है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो इसमें ना रूल वगैरह छोड़ दो, दो चीज़ होती है। एक होता है डेबिट क्रेडिट, ये तो तुमको पता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अब ये डेबिट है ना, ये डेबिट दो तरीके का होता है। एक होते तुम्हारे एसेट्स एंड दूसरा होता है तुम्हारा क्या, एक्सपेंडिचर। फिर ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट, ये भी दो तरीके के होते हैं। ये कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होते हैं तुम्हारे लायबिलिटीज़ और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, रेवेन्यू, इनकम, ठीक है। इतनी सी बात आती है। तो एंड में, सबसे एंड में क्या बनता है तुम्हारा, एंड में सबसे एंड में बनता है तुम्हारा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट में तुम्हारा ए साइड क्रेडिट है, ए साइड डेबिट है, ठीक है। यहाँ पे ए साइड डेबिट है, ए साइड क्रेडिट है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो ये साइड में क्या है, तुम्हारे लायबिलिटीज़ है, ए साइड में तुम्हारे एसेट्स है, ए साइड में तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ए साइड में तुम्हारा इनकम है, ठीक है। सब राज्य खुश है, सब राज्य खुश है। क्या मस्त है, क्या मस्त है, देखो। अभी सुनो, अभी सुनो, अकाउंटिंग का बेसिक कैसे वर्क होता है पता है क्या? ये डेबिट क्रेडिट है ना, ये दोनों ऐसे जुड़वा भाई है। ये बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे, कम होंगे तो साथ में कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात को समझो, ये बैलेंस शीट एंड पी एंड एल में कैसे होता है पता है क्या? अगर तुम एक एंट्री करते हो ना, जैसे कि तुमने रेवेन्यू का एंट्री किया, टर्नओवर का एंट्री करते हो तुम, तो वहाँ पे क्या करते हो, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा रेवेन्यू बुक करते हो। तो रेवेन्यू क्रिएट किया तुमने, रिसीवेबल को डेबिट किया, मतलब एक इफेक्ट तुम्हारा जाता है, एक इफेक्ट तुम्हारा किधर जाता है, एक इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जाता है। तो एक इफेक्ट पी एंड एल में गया, दूसरा बैलेंस शीट में गया। वैसे एक्सपेंडिचर का एंट्री करते हो तुम, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करते हो तो टू पेएबल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट जाता है। तो पी एंड एल में अगर डेबिट होता है तो बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट होता है, अगर पी एंड एल में क्रेडिट होता है तो बैलेंस शीट में जाके डेबिट होता है। तो मोटा मोटी इतनी बात जाती है। तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट जाता है पी एंड एल में, दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। सर ये तो बेसिक ही है ना, सब सब बेसिक ही है, कुछ एडवांस नहीं है इसमें। तो ये बात होती है। अभी हमने क्या देखा कि अगर एक इफेक्ट डेबिट जाता है तो डेबिट बढ़ता है तो क्रेडिट भी बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे रिसीवेबल बढ़ गई, तो दोनों क्रेडिट एंड डेबिट दोनों बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ा, अनपेएबल बढ़े, तो डेबिट क्रेडिट दोनों बढ़ा। अभी हर जो पी एंड एल का ट्रांजैक्शन है ना, ये जो रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर, कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। क्या बैलेंस शीट के अंदर ही अपना अपना कुछ ट्रांजैक्शन होता है क्या? हाँ, उसमें भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, लोन लिया, तो लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। लोन लिया तो कैश आया, तो कैश बढ़ गया,
लोन भी बढ़ गया, तो दोनों सेम सेम। तो तुम्हारे बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट दोनों साथ में बढ़ते हैं या फिर दोनों साथ में कम होते हैं। या लोन रिपे किया कहाँ से, कैश से, तो कैश कम हुआ, लोन गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने क्या किया, कार लिया, कार लिया तो कार आया तुम्हारा, कार बढ़ा, डेबिट बैलेंस बढ़ा। कार लोन से लिया तो लोन का अमाउंट बढ़ा। मान लीजिए अगर लोन से हम कार नहीं लेते हैं, हम कैश कैश दे के लेते हैं, तो कार आया और कैश कम हुआ, ठीक है। तो अगर एक ही घर में ना, अब ये एसेट के घर में, अगर एक ही घर में तो क्या होते हैं, इनके झगड़े होते हैं। फिर एक घर वाली बाहर वाली के साथ तो तुम्हारा चलता है अच्छे से, घर वाली के साथ नहीं चलता है, तो घर वाली के साथ झगड़े होते हैं। तो कैश एंड कार ये दोनों क्या है, एक ही घर में तो क्या होगा, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। तो एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट कम होगा, एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ेगा। लेकिन लाइबिलिटी के केस में भी वैसा ही है। अगर तुमने लोन लिया और लोन लेके तुमने पेबल का पेमेंट किया तो तुम्हारे क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं एंड लोन बढ़ जाता है। तो एक ही घर में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये बेसिक हमने देख लिया। तो ये बातें आती है तुम्हारा नॉर्मल डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट दो ही रूल है, इसमें कुछ रूल है ही नहीं, डेबिट क्रेडिट एक ही रूल है। तो तुमको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे जाता है। ये सब क्यों बताया सर, क्या क्या ज़रूरत है इसकी, ये सब क्या बताने का फालतू में। अभी से हम फाइनल में आए ना, वो तो समझो, देखो समझते। अब जब तुम टैली में, सबने ऑलमोस्ट 95% लोगों ने तो यूज़ किया रहेगा, ठीक है। तो तुम जब टैली में जाते हो सबसे पहले क्या करते हो, वहाँ पे जाके तुमको एंट्री मारना है। एंट्री मारना है तो तुम लेजर को जाके क्रिएट करते हो। तो लेजर को क्रिएट करते हैं ना, तो क्या पूछते हैं तुमको कि कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आता है कि इनकम में जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, एसेट में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। ये लेजर आपका कौन से हेड के अंदर जाना चाहिए, तो तुमको सिर्फ वो लेजर को, उस हेड का, वो मेजर हेड को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने रेवेन्यू को सिलेक्ट किया तो क्या करेगा, वो लेजर को रेवेन्यू में डाल देगा। या फिर मैंने एसेट को सिलेक्ट किया तो क्या करेगा, उस लेजर को एसेट में जाके डंप करेगा। मतलब वो क्या करेगा, बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर करेगा। फिर तुम जब भी एंट्री करोगे तो सीधा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। ये बात आ जाती है। ये जब हम लेजर क्रिएट करते तो यहाँ पे जो भी एंट्री बनती है ना तुम्हारी, ये एंट्रीज जो है ना एक क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि उसने क्यों पूछा तुमको, क्यों ऐसे, उसको उसको समझना पड़ेगा तुमको। उसने क्या किया, एक ट्रांजैक्शंस को ना, इन ट्रांजैक्शंस को क्लास में डिवाइड किया। जैसे कि इनकम के ट्रांजैक्शंस, तो उसने क्या किया, रेवेन्यू को अलग ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू को अदर एक एक क्लास में डाल दिया। फिर अदर इनकम को एक क्लास में डाल दिया। फिर परचेस के ट्रांजैक्शंस को एक क्लास में डालते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक क्लास में, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय बेनिफिट को एक अलग वाउचर टाइप बनाते हैं। देखो वाउचर टाइप बनाते थे हम, फिक्स एसेट का वाउचर टाइप बनाते हैं। परचेस विद जीएसटी का, परचेस विदाउट जीएसटी का, अलग अलग वाउचर में उसको हम क्या करते हैं, तो उसको क्लब करते हैं। तो ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स के क्लास को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी आपको और एक पता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा बनता है फॉर द ईयर या फिर फॉर द पीरियड, ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट तुम्हारा क्या बनता है, एज ऑन डेट बनता है। क्यों एज ऑन डेट बनता है, कि यहाँ पे जो है ना, ये बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट देखो नाम में ही शीट है, सॉरी बैलेंस शीट है, ठीक है, नाम में ही बैलेंसेस है। तो ये जो बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंसेस का शीट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बैलेंसेस है। मतलब तुम यहाँ पे जो भी अकाउंट को लोगे ना, उसका वो बैलेंस शो कर रहा है। 31 मार्च का बैलेंस शो कर रहा है। तो ये क्या है, अकाउंट बैलेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, अकाउंट बैलेंस। तो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है तुमको, अकाउंट बैलेंस। अभी बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन है क्या, हाँ है ना भाई। तुमने हर ट्रांजेक्शन जो P&L में किया उसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में गया है। नहीं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी तो तुम्हारा बैलेंस शीट में गया है। तो बैलेंस शीट में भी ट्रांजेक्शन है और बैलेंस शीट में बैलेंसेस भी है, ठीक है। एंड P&L में सिर्फ ट्रांजेक्शन है। और इसके साथ जो हम बोलते हैं कि एफएस है, एफएस में क्या क्या आता है, एक तो बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में क्या जाते हैं, तुमने बोला कि हमारे पास शेयर कैपिटल है, कितना शेयर कैपिटल है, तुमने बोला इतना इतना शेयर कैपिटल है, कहाँ पे बोला, बैलेंस शीट में बताया इतना शेयर कैपिटल है। लेकिन जब तुम नोट्स में जाते हो, नोट्स में तुम्हारा नोट आता है, नोट में तुम क्या बताते हो कि हमारे पास इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने क्या किया है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स है, एक शेयर का प्राइस इतना है, तो हमारे पास इतना शेयर कैपिटल है, ऑथराइज इतना है, सब्सक्राइब इतना है, इशूड इतना है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। ऐसा तुम डिटेल में बताते हो। तो वो क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स तुम्हारा, वो है तुम्हारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो मैं बोलूँ प्रेजेंटेशन को मारो गोली,
क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बैलेंस शीट में भी है, P&L में भी है। वो क्या करते हो तुम, डिस्क्लोज करते हो, ठीक है, तुम डिस्क्लोजर देते हो, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि एक एफएस में बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो आता है, एंड और क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह आते हैं। ये बताऊँ मैं आपको, उसके जगह पे मैं अगर आपको ये बताऊँ कि एक एफएस में अकाउंट बैलेंस आता है। अकाउंट बैलेंस कहाँ से आता है, तुम्हारे बैलेंस शीट से आता है। दूसरा क्या, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस आते हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट से बनते हैं। एंड तुम्हारा डिस्क्लोजर आता है, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये बातें आती है, ठीक है। तो इसको हमने क्यों डिवाइड किया, हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, डिमका देखो, फलाना डिमका, क्यों नहीं बोल रहे। तो हमने क्या किया, हमने पूरे एफएस को है ना मेजरली डिवाइड किया। कहाँ कहाँ पे डिवाइड किया, एक अकाउंट बैलेंस पे डिवाइड किया है, दूसरा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिवाइड किया है, एंड तीसरा डिस्क्लोजर पे डिवाइड किया है। तो अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, ABCD। तो जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँ आपको ABCD लेवल पे ABCD बोलूँ तो वो क्या है, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर, मतलब पूरे एफएस का इंडिविजुअल पार्ट। अगर एफएस को तोड़ दो तो क्या बनता है, उसका इंडिविजुअल पार्ट। तो अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, इसको ऐसा क्यों नहीं बोला कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि बैलेंस शीट में भी तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो तुमको वो भी देखने पड़ेंगे। बैलेंसेस में अकाउंट बैलेंसेस भी है, P&L में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से, बाकी हर जगह पे क्या है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। तो हमने क्या किया, हमने एफएस को तोड़ा, और एफएस को तोड़ के हमने बनाया अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर। तो ये बात आती है। अब तुमको समझा ABCD क्या है, ABCD का मीनिंग तो समझ गया। अब समझो, अब कुछ चीज़ों को समझते, ठीक है। अब क्या बताओ आपको, अब और एक चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। फिर से एक बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी एक बैलेंस शीट बनाते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर बना दे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक बैलेंस शीट बनाया हमने, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब समझो, ए हम जब ऑडिट करते हैं तो क्या होता है, मैनेजमेंट है वो तुम्हारे पास एफएस लेकर आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आता है, बैलेंस शीट लेके आता है, नोट्स टू अकाउंट लेके आता है, ठीक है। अभी है ना, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आया तुम्हारे पास, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आया, उसने बोला कि हमारे पास रेवेन्यू हुआ है, कितना हुआ है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का हमारे पास रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। उसमें एक अमाउंट है। अब मुझे बताओ, मैनेजमेंट ने एफएस लेकर आया और बोलता है कि 10 लाख रुपए का हमारे पास रेवेन्यू हुआ है। इसका मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या बोला, P&L क्या है तुम्हारा, फॉर द पीरियड है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि फॉर द पीरियड है, लेट से तुम्हारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का फाइनेंशियल ईयर है। उसमें जो भी तुम्हारा एफएस बना है उसका यहाँ पे वो दिया है, वो एफएस तुमको दिया है। तो यहाँ पे बोलता है कि रेवेन्यू है 10 लाख का है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो बोलता है कि हमारे पास जितने सेल के ट्रांजेक्शन हुए ना, जितने रेवेन्यू के ट्रांजेक्शन हुए ना, वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमने लेकर आए हैं तुम्हारे पास, वो सारे ट्रांजेक्शन्स लेकर आए हैं, और सारे ट्रांजेक्शन्स मिला के हमारे पास 10 लाख का रेवेन्यू बनता है। तो ऑल कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं। और क्या बात बनती है, तो हमने पूछा, देखो ये तो ठीक है कि सारे ट्रांजेक्शन्स तुम लेकर आए हो, लेकिन क्या ये ट्रांजेक्शन्स हुए, क्या ये ट्रांजेक्शन्स हुए, तो उसका बोलना हाँ भाई हुए हैं, तभी तो हम लेकर आए ना, 10 लाख का सेल हमने किया है तभी तो तुम्हारे पास लेकर आए हैं। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स ऑकर भी हुए हैं। एक तो सारे ट्रांजेक्शन से, मतलब ये ट्रांजेक्शन, जितने ट्रांजेक्शन्स हमने पूरे साल में किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स मिलकर हम आए तुम्हारे पास, ये 10 लाख के हैं। फिर ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये हम बोलते कि ये हुए हैं, ये ऑकर हुए हैं, तभी तो हमने यहाँ पे डाले। अच्छा ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ठीक है। अब क्या बताऊं,
मतलब ए ट्रांजेक्शन्स तो हुए हैं, ये भी तुमने बताया, ये ट्रांजेक्शन्स इस पीरियड में हुए हैं, ये भी तुमने बताया। इस पीरियड में हुए हैं मतलब क्या कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, इसके दौरान जितने ट्रांजेक्शन्स हुए ना उतने ही है ये। मतलब अगर 1 अप्रैल से पहले एक दिन का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है और 31 मार्च 2025 के बाद का एक दिन का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कट ऑफ। मतलब ट्रांजेक्शन्स को कट किया है 1 अप्रैल 2024 एंड 31 मार्च 2025, इसके बीच के ट्रांजेक्शन है, उसके आगे के ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो मतलब एक जो गिवन जो ड्यूरेशन है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वही तुम्हारे पास दिए हैं, ये बात आती है। ठीक है, तो कट ऑफ आता है। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने क्या पूछा, देख भाई, देख भाई, ये जो सेल है ना, ये सेल ही है, ये सेल ही है, कोई और नहीं है। ये अदर इनकम का कुछ सेल में नहीं आया है, अदर इनकम का रेवेन्यू में तुम्हारे नहीं आया है। मतलब दूसरा कोई अदर इनकम, लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन, दूसरा किसी क्रेडिट का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आया है। ये जो ट्रांजैक्शन है ना प्रॉपरली क्लासीफाई किया है जो रेवेन्यू में है। उसने बोला हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, कितनी बार बताओ कि इसका क्लासिफिकेशन भी सही है। मतलब ये प्रॉपरली क्लासिफाइड भी किया है, ये रेवेन्यू जो है ना रेवेन्यू के ग्रुप में ही गया है और ये रेवेन्यू का ही ट्रांजैक्शन है। बोला अच्छा सही है, और बताओ। वो बोलता है कि देख ये जो है ना रेवेन्यू में भी गया है एंड एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है। ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये 10 लाख का है। 10 लाख में जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं वो ट्रांजैक्शन को अगर तू एक एक ट्रांजैक्शन को देखेगा, उसमें अगर 10,000 का है ना एक ट्रांजैक्शन, तो उसमें 10,000 ही अमाउंट है। 10,000 का 9,000, 10,000 का 11,000 नहीं है। जो भी अमाउंट यहाँ पे आए ना वो सारे के सारे अमाउंट एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये एफएस जो मैनेजमेंट दे रहा है तुमको, इसमें मैनेजमेंट कुछ कुछ डीम्ड तुमको बता रहा है चीज़ें। क्या बता रहा है, बोलता है कि जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आए हैं वो कंप्लीट है, ठीक है, ऑकर हुए हैं, कट ऑफ डेट का ध्यान रखा है, क्लासिफाइड किए हैं प्रॉपरली एंड एक्यूरेट है, सारे के सारे एक्यूरेट है। ये 4-5 बातें बोलता है। एक किसके लिए बोलता है पता है क्या, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए बोलता है। क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो हर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए वो क्या बोलता है कि देख भाई चीज़ें कैसे है, कंप्लीट है, ऑकर हुए है, कट ऑफ डेट का ध्यान रखा है, क्लासिफाइड प्रॉपरली है एंड एक्यूरेट है। तो ये चीज़ें सही है, तुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये चीज़ें ऐसे है कि नहीं है। ठीक है, और बोला कि तू बैलेंस शीट भी लेकर, बैलेंस शीट भी लेकर आया ना, तो बैलेंस शीट भी दिखा। तो बोलता है दिखा दो ना बैलेंस शीट, बता क्या देखने का। मैं बोला तेरे पास बिल्डिंग है, बोला बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का तेरा एक अमाउंट है 1 CR, ठीक है। बोलता है हाँ 1 CR अमाउंट है। तो बोलता है कि ये बिल्डिंग है क्या तेरे पास, बोला है ना, चल दिखाता हूँ। अच्छा दिखा, अरे रहने दे, लगे दिखा मत, हम देखेंगे बाद में। लेकिन इसका मतलब कि ये बिल्डिंग जो है ना ये एग्जिस्ट करती है। बोला हाँ भाई एग्जिस्ट करती है ना, टेंशन क्या है। अच्छा फिर मेरे को एक बता, तेरे पास कार भी है, 10 लाख की कार है तेरे पास। बोला हाँ कार भी है। बोलता है एक, वो बोला देख वो सामने खड़ी है कार, दिख रहा है क्या तेरे को। बोलता हाँ दिख तो रही है, लेकिन एक कार जो सामने खड़ी है हो सकता है तेरे दोस्त की भी है, वो तेरे दोस्त की है, ठीक है, तेरी तेरी नहीं है। तो मुझे दिखाने के लिए लेकर आया, सामने रखी है। बोलता है कि ये देख मेरी कार है। इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे चाहिए क्या, मेरे को चाहिए डॉक्यूमेंट कि जिसमें लिखा है कि ये कार तेरी है। मतलब इस कार के ऊपर राइट जो है ना, इस कार के ऊपर राइट किसका है, इस कार के ऊपर राइट तेरा है। मतलब अगर मैं बैलेंस शीट में बताऊँ कि मेरे पास डेटर्स है, डेटर्स है, तो या फिर मैं बताऊँ क्रेडिटर्स है, तो तेरे पास है ना, तेरे पास राइट होना चाहिए कि डेटर जो है उससे तू पैसा ले सके, एंड क्रेडिटर है ना उनका ऑब्लिगेशन भी तेरा होना चाहिए। जो क्रेडिटर्स यहाँ पे है उनको पे करने का ऑब्लिगेशन तेरा है, तभी यहाँ पे दिखे है। जो तेरे पास एसेट्स है उनका राइट तेरे पास है, उससे तो पैसा रिकवर कर सकता है या फिर उसके ऊपर तेरा अधिकार है, राइट है, तो ही यहाँ पे आए हैं। तो बोलता है हाँ भाई आए हैं, ठीक है। और बता, और बता। बोलता है कि वही जहाँ पे यहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स आए हैं, डेटर्स आए हैं, जितने भी चीज़ें आई है वो सारी है कंप्लीट है, कंप्लीट है। बोला हाँ कंप्लीट है, कंप्लीट है, क्या बात है ना, कंप्लीट तो है, ठीक है, कंप्लीट है। और बता। बोलता है देख कंप्लीट भी है, इसका वैल्यूएशन भी ठीक है,
एंड इसका अलोकेशन भी ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है, अलोकेशन ठीक है, कोई टेंशन मत ले। मैं बोला वैल्यूएशन तो ठीक है, समझ में आता है, हमने बहुत सारा वैल्यूएशन किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये वो, कहाँ कहाँ पे इक्विटी का, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया है, सारी चीज़ें की है, वैल्यूएशन तो समझ में आता है। लेकिन मेरे को एक बात बता, ये वैल्यूएशन तो अमाउंट का हमने देख लिया कि बिल्डिंग 1 CR की है तो 1 CR का वैल्यूएशन रहेगा, वो एक्यूरेसी के जैसे आया है तुम्हारा, ठीक है, ट्रांजेक्शन के जैसा। अलोकेशन क्या है, बोलता है देख भाई, तू अगर अच्छे से पढ़ रहता है तो तेरे को समझता है कि अगर बिल्डिंग है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, तो डेप्रिसिएशन क्या है, अलोकेशन है। अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट क्या है, अलोकेशन है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन अलोकेशन सब ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट हमारे पास बैलेंस शीट लेकर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आता है, एंड डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह लेकर आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि मैनेजमेंट हमसे कुछ कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। ये अकाउंट बैलेंस के लिए है, ठीक है। मैनेजमेंट हमसे बता रहा है, मैनेजमेंट हमको बता रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट, जो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताएगा, वो बताएगा कि कंप्लीट है, ऑकर हुए हैं, कट ऑफ का ध्यान रखा है, क्लासिफिकेशन का ध्यान रखा है, एंड एक्यूरेट है। फिर अकाउंट बैलेंसेस के बात आती है तो बोलता है कि एग्जिस्ट करते हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, कंप्लीट है, वैल्यूएशन अलोकेशन सब ठीक हुआ है। और जब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात आती है ना, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किसका होता है, जो चीज़ें तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, जो तुम्हारे बैलेंस शीट में आती है, उसका ही तो होता है ना, वही तो आता है ना। तुम्हारे डिस्क्लोजर में क्या डिस्क्लोज करते हो तुम, जो यहाँ पे अमाउंट आया है उसका ही तुम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हो। तो डिस्क्लोजर में तुम्हारे क्या पॉइंट्स बनते हैं, कंप्लीटनेस आएगा, एग्जिस्टेंस ऑकरेंस आएगा, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन आएगा, एक्यूरेसी आएगा। ये सारे जो है ना, ये सारे है तुम्हारे क्या, ये जो चीज़ें हैं ना, कि जो मैनेजमेंट इम्प्लाइडली डीम्ड तुमसे कुछ बात करने की कोशिश करता है एफएस के थ्रू, ठीक है, एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट तुमसे बात करने की कोशिश करता है, इसको हम बोलते हैं असर्शंस। इसको हम बोलते हैं असर्शंस। और एक ऑडिट की भाषा में ऑडिट का वर्ड आता है असर्शंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू का कट ऑफ, तो मैं स्पेसिफिक कट ऑफ के ऊपर जाता हूँ, या ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी के ऊपर स्पेसिफिकली जाता हूँ। तो मैं कौन से लेवल पे जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ असर्शन लेवल पे। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू तुम्हारा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो कार है, तो कार के मैं राइट पे जा रहा हूँ, कार के मैं राइट पे एग्जिस्टेंस पे जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, असर्शन लेवल पे जा रहा हूँ। असर्शन लेवल किसका, अकाउंट बैलेंस का। तो अकाउंट बैलेंस के असर्शन लेवल पे जा रहा हूँ, या फिर असर्शन लेवल पे जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स के, या फिर असर्शन लेवल पे जा रहा हूँ डिस्क्लोजर के, ठीक है। इतने समझे। तो यहाँ पे अभी हमने एफएस को कितनी बार तोड़ा, हमने अभी तक एफएस को 3 बार तोड़ा, ठीक है। अभी समझो, पहली बार एफएस आया था हमारे पास, देखो कहाँ से आए हम, पहली बार एफएस आया था हमारे पास, तो हमने हमको दिखा था कुछ कुछ एफएस, तो हमने पहले एफएस देखा, एफएस देख के हमने डिसाइड किया कि ये एफएस लेवल है, ठीक है। फिर हमने एफएस को तोड़ा, किसमें, अकाउंट बैलेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर में तोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एबीसीडी लेवल पे आए हम। फिर हमने एबीसीडी लेवल को भी तोड़ा, कहाँ पे तोड़ा, असर्शन लेवल पे तोड़ा। तो हमने, हमारे पास 3 लेवल आ चुके हैं, एक एफएस लेवल, एक एबीसीडी लेवल, एक असर्शन लेवल। अच्छा लगा अभी थोड़ा मस्त ऐसा, असर्शन, एबीसीडी, ये चीज़ें जब आगे आएंगे ना, तो तुमको ऐसा पूरा बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें तुमको ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है। अभी अब समझो, अब आता है मज़ा, ठीक है। अब आता है मज़ा। अब हम बात करते हैं, और एक बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप मुझे ये बात बताओ कि आपके पास अभी क्या आया है, अभी आया है तुम्हारे पास, देखो, और एक बैलेंस शीट है तुम्हारे पास, कितनी बैलेंस शीट बन रही है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओहो कितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहे हैं, ठीक है, क्या पता कितने बन रहे। बैलेंस शीट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, यहाँ पे है तुम्हारा रेवेन्यू, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे तुम्हारे एसेट्स, यहाँ पे है तुम्हारा लायबिलिटीज, ओके बाय गॉड। अब तो ये देखते आगे क्या होता है। तो रेवेन्यू है तुम्हारा 10 लाख, मान लीजिए 65,755 का, ठीक है। तुमने रेवेन्यू को चेक किया,
एक कंपनी है, एक कंपनी का रेवेन्यू है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऑडिटर है, ऑडिटर ने एक कंपनी का एफएस चेक करना है। जो कंपनी है ना वो कंपनी है वाईजी लिमिटेड, ठीक है। अब वाईजी लिमिटेड में तुमको इन्वेस्टमेंट करने का है, ठीक है, उसमें पैसा लगाने का है। तो वाईजी लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है उसको चेक करने के लिए तुमने बोला, एक ऑडिटर को भेजा और बोला कि जा भाई इसका बैलेंस शीट वगैरह एफएस वगैरह चेक करके मुझे बता कि ये चीज़ें सही है क्या। तो उसने गया, उसने चेक करी और उसको समझ में आता है कि देख भाई, उसको क्या समझ में आता है, उसको समझ में आता है कि ये जो रेवेन्यू है ना ये उसने गलत बताया है। ये जो 755 है ना, ये 755 नहीं है, ये 750 है, ठीक है। तो रेवेन्यू है 1065 750 ऐसे बोल के आता है तुम्हारे पास और बोलता है कि देख भाई ये रेवेन्यू में मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दिया है, 5 रुपये, पूरे 5 रुपये है ना, पूरे 5 रुपये ज़्यादा दिखा दिए। तुम बोलते हो शाबाश बेटा, क्या ऑडिटर बना है तू, 5 रुपये, ये ले 5 रुपये मेरी जेब से, जा बिस्किट पार्ले जी का लेकर आ और खा ले, चॉकलेट लेके आ, चॉकलेट खा ले तू 5 5 रुपये लेके, नालायक कहेगा। फिर वो सोच में पड़ता है क्या हुआ, वो बोलता है क्या हुआ, देखो गड़बड़ है, मुझे एफएस की गड़बड़ ढूंढनी है, मैंने गड़बड़ बताया आपको कि 5 रुपये की गड़बड़ है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। फिर अगर उसको मान लीजिए कि ये 755 था ही नहीं, 755 था ही नहीं, फिर आता है बोलता है कि 755 रुपये की गड़बड़ है। बोलता है कि नहीं यार ठीक है ना यार, 755, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें मत किया कर हमसे। बोलता है कि अच्छा देखो ये ना 1060 है, 1065 है ही नहीं। बोलता है कि ठीक है यार ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। बोलता है कि अच्छा ये जो है ना ये 10 लाख ही है, 65,000 नहीं है। ओहो, अब थोड़ा चुभा, अब थोड़ा चुभा तुमको कि बोलता कि यार जब तक चिंदी चिंदी बातें थी, 5 10 रुपये, ये 700 800 रुपये, 1000 रुपये, तब तो ठीक था, लेकिन अब गड़बड़ है। अब तो बात आती है 65,000 की, अब तो बात 65,000 की आती है। अब बताओ, तो यहाँ पे जो ना तुमको ना अमाउंट से फ़र्क पड़ने लगा। अभी मैं बताऊँ कि ये जो है ना ये 10 लाख था ही नहीं, ये 9 लाख था, ये 9 लाख था ही नहीं, ये 5 लाख था। ओ भाई साहब, अब तो तुम्हारा फिर तो डाडा डाडा, ठीक है, अब तो तुम्हारे लग गए फिर। अभी तुम देख रहे हो कि ये चीज़ है ना तुमको अफेक्ट कैसे कर रही है, ये तुमको अफेक्ट कर रही है एक सिग्निफिकेंस लेवल तक। मतलब अगर ये 5 रुपये का मिसस्टेटमेंट था, 5 रुपये का अमाउंट गड़बड़ था तो तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी 5 लाख का है तो तुमको फ़र्क पड़ा। तो ये क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंस हुआ, क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंस हुआ, सिग्निफिकेंस हुआ, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये गड़बड़ क्यों हो सकता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, एरर से हो सकता है, ओमिशन से हो सकता, यहाँ पे एरर ओमिशन किसी चीज़ से हो सकता है, फ्रॉड से हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से ये गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे अमाउंट। तो तुमने देखा कि अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, जो एक्चुअल में आना चाहिए था, मतलब एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 5 लाख आना चाहिए था, वो एक्चुअल में कितना आया, ज़्यादा आया है कम आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गड़बड़ है। तो ये मिसस्टेटेड है, ये अमाउंट जो है ना ये अमाउंट मिसस्टेटेड है देन एक्चुअल जो होना चाहिए था। मिसस्टेटेड है मतलब क्या, ये अमाउंट गड़बड़ है, क्यों, जो एफ के हिसाब से आना चाहिए था, ये जो है ये एफ के हिसाब से आना चाहिए था, जो आया है एक्चुअल में इतना आया है। तो एक्चुअल में और एफ में जो जो एक्चुअल है और जो एफ है ना उसमें इसके बीच का डिफरेंस जो है ना उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि मिसस्टेटमेंट। तो इतना गड़बड़ है एफएस में कि एक्चुअल में इतना जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इतना जाना चाहिए एफआरएफ के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में इतना गया है। वो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है तुम्हारा, वो डिफरेंस तुम्हारा मिसस्टेटमेंट है। ये बात आती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस गड़बड़ को बोलेंगे मिसस्टेटमेंट है। हमने बोला ठीक है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है ना उसको क्या बोलेंगे, मतलब ये तो गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस है ना उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि हमने 5 रुपये का पहले गड़बड़ देखी थी, फिर 755 की देखी थी, फिर 5,000 की देखी, फिर 65,000 की देखी, अब 5,65,000 की देख रहे हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, वो कितना सिग्निफिकेंट है, वो कितना सिग्निफिकेंट है। ये जो सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस
इस चीज़ को बोलते हैं कि वो कितना मटेरियल है, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके बोलेंगे मटेरियलिटी। अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे मटेरियलिटी। तो जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा मिस स्टेटमेंट, और वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो क्या है तुम्हारा मटेरियलिटी। छोटा बड़ा में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है तुम्हारा मटेरियलिटी है, ठीक है। अभी हमको इसको समझना पड़ेगा कि ये मटेरियलिटी क्या होता है। ऑडिटर को कब जाके, ऑडिटर कब आके तुमको बताएगा? क्या 5 रुपये का डिफरेंस है तो तुमको आके बताएगा? 10 रुपये का डिफरेंस है, 1000 रुपये का डिफरेंस है, कब तक वो तुमको आके नहीं बताएगा? कि उसको लगता है कि ठीक है छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जब बड़ी बन जाती है तब वो आके तुमको बता देगा। तो ये समझने के लिए वो क्या करता है, एसे में आता है और एसे को देखता है। एक एसे है यहाँ पे जिसका नाम है एसे 320, ठीक है, जो बात करता है मटेरियलिटी। नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है। ऐसे 320 बात करता है मटेरियलिटी की। तो ये ऐसे क्या बात करता है? ऐसे बोलता है कि ये जो मटेरियलिटी है ना, वो तुम कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे कि ये अमाउंट है ना सामने वाले बंदे के लिए हो सकता है कि बड़ा है, कैसे समझेगा? तो उसने बोला कि अगर वो जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट अगर यूजर कौन हो? तुम हो। यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है, यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अगर अफेक्ट करता है ना, तो मान लो कि वो मटेरियल है। मैंने क्या बोला? अगर वो जो अमाउंट है, वो जो डिफरेंस है, वो चीज़ अगर यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे 5 रुपये था, बोला क्या 5 रुपये को रो रहा है? 10 लाख का बैलेंस शीट है, 5 रुपये के लिए रो रहा है तो अगर वो यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करती है तो वो क्या है? वो मटेरियल है। बोला ठीक है। तो मटेरियल क्या है तुम्हारा? सिग्निफिकेंस एरर ओमिशन फ्रॉड से होता है, जो मिस स्टेटमेंट है उसका सिग्निफिकेंस कितना है, वो तुम्हारा क्या है? मटेरियलिटी है। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन आप हमें बताओ कि हमको कैसे समझेगा कि यूज़र के लिए कितना अमाउंट जो है वो उसका इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है? तो हमने बोला देखो भाई, इसका कोई रूल तो नहीं है 2+2 4, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम तुमको गाइड कर सकते हैं कि तुम इस अमाउंट को कैसे निकाल सकते हो। ये अमाउंट को अगर तुमको निकालना है ना मटेरियलिटी को, तो इसको तुम कैसे निकाल सकते हो? तुम क्या करो पता है क्या? एक अमाउंट ले लो और उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करो। इतनी सी बात है, इतना करो। जो भी अमाउंट तुमको आता है ना, तो एक अमाउंट ले लो, एक अमाउंट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करो, जो भी तुम्हारे पास अमाउंट आती है वो है तुम्हारी मटेरियलिटी। इतना आसान है क्या? इतना आसान, मतलब अब तक इतना पढ़ रहे थे और इतनी छोटी सी बात है, एक अमाउंट ले लो और उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करो, आ जाएगी मटेरियलिटी। इतना ही है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो बोले कि ठीक है, तो ये तुम बताओ हम क्या ले, ये अमाउंट क्या ले? रेवेन्यू ले, प्रॉफिट ले, क्या ले? ये परसेंटेज है, कितना ले ले? तो आप बताओ, 1%, 2%, 10%, 5%, 50%, 100%। बोलते देखो भाई, हम ऐसे हैं, हम गाइड करने आते हैं। हम तुमको ये नहीं बता सकते कि आपके केस में कितना है, इसके केस में कितना है, उसके केस में कितना है। क्यों? क्योंकि हर एक का बिजनेस अलग अलग है, हर एक में कुछ अलग फैक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये करने में तुम क्या करो, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा लो ना भाई, प्रोफेशनल जजमेंट लगा लो, अपना अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ। तुम देखो ना, तुम्हारे इसमें, तुम्हारे ऑडिट में क्या करना चाहिए, तुम्हारे ऑडिट में तुम स्पेसिफिकली देखो। तो बोले ठीक है, हम रेवेन्यू लेते हैं, उसके ऊपर हम 100% लगाते हैं। अगर पूरा ही गड़बड़ हुआ तो ही हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। आधा गड़बड़ है एक, देखिए देख भाई, ऐसे चीटिंग नहीं करने का, ऐसे चीटिंग नहीं करने का। नहीं तो क्या होता है पता है क्या? फिर वो जब रिव्यू करने आ जाएंगे, जब चेक करने आ जाएंगे, फिर वो तुमको एक कमरे में बंद करेंगे, इतना धो 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 धोएंगे ना भाई साहब। चटनी का भी यूज़ करेंगे, मतलब वो वड़ा पाव के साथ तुमको खाने के लिए दे देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ऐसा नहीं सोचने का है, ठीक है। अच्छे से सोचो ना, थोड़ा प्रोफेशनल हो ना तुम, प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ। तो क्या होता है प्रोफेशनल जजमेंट? बोलता है देख भाई, ये जो अमाउंट लेगा ना तू, इसको हमने नाम दिया है बेंचमार्क। तो एक किसी अमाउंट को, एक किसी बेंचमार्क को ले, उसके ऊपर तू परसेंटेज अप्लाई कर, जो तेरा अमाउंट आएगा वो तेरा मटेरियलिटी है। बोलता है ठीक है, लेकिन ये बेंचमार्क है, इसको मैं कैसे डिसाइड करूँ? ये तो बताओ कि ये बेंचमार्क है, इसको मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो बोलता है देख भाई, बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, बात बहुत आसान है। तू देख,
तो इसको है ना मैं तेरे को गाइड करता हूँ, पहला गाइड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो क्या कर सकता है, एक एलिमेंट ऑफ एफएस ले सकता है। मतलब क्या, मतलब जो हमने यहाँ पे देखा था, हमने क्या देखा था, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी या फिर कैपिटल, ये क्या है, ये तुम्हारे बैलेंस शीट के पार्ट है, एफएस के पार्ट है। तो यहाँ पे तो उसमें से एक पार्ट ले सकता है, जैसे कि एसेट ले सकता है, लायबिलिटी ले सकता है, रेवेन्यू ले सकता है, एक्सपेंडिचर ले सकता है या फिर इक्विटी भी ले सकता है। तो ठीक है, बोला ठीक है तो ले लेता हूँ। बोला रुक जरा, रुको तो सही, अरे बाबा रुको तो सही, अब क्या हुआ, यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा कि अटेंशन, अगर यूजर्स का अटेंशन, किसका, यूजर्स का अटेंशन अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे है तो उसको भी तू ले सकता है। बोलो यूजर्स का अटेंशन कहाँ पे होगा, देख बोलता है कि कभी कभी क्या होता है ना, तेरे पास रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन यूजर को पड़ा होता है कि प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट। तेरे पास एसेट है, तेरे पास लायबिलिटी है, तो इसको उसको पड़ा है कि तेरे पास नेट एसेट कितने हैं। नेट एसेट क्या है, तुम्हारे एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यूजर्स को है ना कभी कभी ऐसा फोकस रहता है किसी चीज़ पे, ठीक है, यूज़र का अटेंशन रहता है, वो बोलता है कि देख रेवेन्यू कितना आया मेरे को कुछ देखना नहीं है, पैसा एक्सपेंडिचर में कितना गया नहीं देखने का है, मेरे को देखना है कि मेरे पास बचा कितना प्रॉफिट। तो यूजर्स का अटेंशन कहाँ पे रहेगा, यूजर्स का अटेंशन रह सकता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, अरे प्रॉफिट के ऊपर, या फिर मैं बताऊँ नेट एसेट्स के ऊपर। बोलता है सही बात है यार, बात तो सही है, तो मैं इसमें से ले लेता हूँ। बोलता है रुक जरा, रुक जरा, घाई क्यों करता है, घाई मत करना, आराम आराम से जाते, आराम आराम धीरे धीरे करते। बोला ठीक है। तीसरा पार्ट वो बोलता है कि तू देख कि तेरे एंटिटी का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ एंटिटी देख, तेरा एंटिटी लाइफ साइकिल में कहाँ पे है, या फिर इंडस्ट्री देख उसका, ये सारी चीज़ें देखना। तो बोलता है नेचर ऑफ एंटिटी मतलब, बोलता है कि अगर देख तेरा बैंकिंग कंपनी है तो उसमें लोगों का फोकस कहाँ पे रहेगा, अलग जगह पे, डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे रहता है, ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी समझा। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल अगर तुमको याद है ना, तुमने अगर एसएम वगैरह में बचपन में पढ़ा है तो कैसे होता है, पहले इनिशियल फेज आता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ऐसा वाला वो कर्व आता है तुम्हारा, ठीक है। वो बोलता है कि इसमें देख तेरा कंपनी किधर है, जैसे कि अगर ग्रोथ फेज पे ना, ग्रोथ फेज पे ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी हुआ ना, वहाँ पे यूजर्स का अटेंशन प्रॉफिट के ऊपर नहीं रहता है। जैसे कि अभी जियो जब स्टार्ट में आया था तो उसने सब फ्री कर दिया, सब फ्री कर दिया, फिर धीरे धीरे प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो फ्री करके उसने क्या किया, मार्केट को कैप्चर किया, और उसके बाद में धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा दिए, और अब एक लेवल पे आके पूरा मार्केट के ऊपर बॉस बन के बैठा है। तो जब स्टार्ट में जियो आया था, तब क्या जियो के पास प्रॉफिट था, अरे वो तो फ्री में दे रहा था, प्रॉफिट कैसे होगा। तो जब वो लाइफ साइकिल में उसके ग्रोथ फेज में है, तब उसके पास प्रॉफिट हो सकता है कि प्रॉफिट नहीं है। तो वहाँ पे यूज़र का अटेंशन प्रॉफिट नहीं है, वहाँ पे यूज़र का अटेंशन है कि मार्केट कितना कैप्चर हुआ। बोलता है अरे भाई मार्केट कितना कैप्चर हुआ, रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू तो नहीं हो रहा है, तो और कुछ चीज़ें हैं क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री कौन सा है वो भी तुमको देखना पड़ेगा। बोलता है ठीक है चलो हो गया। बोलता है नहीं हुआ। बोलता है कि अब क्या रह गया यार, अब क्या रह गया, देख भाई, और तू तेरे एंटिटी के स्पेसिफिक में जा, और एंटिटी के केस में देख एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, एंड तू उसमें देख कि वो फाइनेंस कैसे हुआ है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय डेट है या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय इक्विटी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बोल उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देख अगर तेरा सब्सटेंशियल फाइनेंस बाय इक्विटी है ना, तो तेरा यूजर्स का ध्यान रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, और अगर डेट से है ना तो यूजर्स का ध्यान कहाँ पे रहेगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उनका ध्यान रहेगा कि मेरा जो इंटरेस्ट देने के लिए इसके पास जितना पैसा बच रहा है ना, वो कौन सा पैसा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उसका ध्यान, डेट वालों का ध्यान कहाँ पे रहेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर एसेट के ऊपर रहेगा। एसेट के ऊपर क्यों रहेगा, डेट वाले जो ना लोन देते हैं, सिक्योर लोन होता है, वो
सिक्योरिटी जो होती है वो एसेट के ऊपर होती है। जब अगर वो पे नहीं कर पाता है तो क्या करेंगे, एसेट को बेच के अपना लोन रिकवर करेंगे। तो ये तो एसेट के ऊपर होगा या फिर ईबीआईटी के ऊपर होगा। चलो भाई हो गया। बोलता है नहीं हुआ, रुक जाना। और एक है सर कितना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो भाई प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है ना, ऐसे थोड़ी है कि देख लिया हाँ चल चल लगा देते। अरे रुको ज़रा सब्र करो। तो बोलता है अब क्या बचा, ठीक है एक ही पॉइंट बचता है। बोलता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी देख, वोलेटिलिटी, ठीक है। बोलता है ये चीज़ क्या है। बोलता है देख, अगर तू प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहा है तो देख कि तेरा प्रॉफिट जो है ना कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। अभी 10 लाख है तो लास्ट ईयर भी 9-10 लाख के आसपास था, उसके पहले भी 9-10 लाख के आसपास था। मतलब वो ग्रो भी हो रहे थे, कांस्टेंट एक लाइन में है प्रॉफिट। अगर वो लाइन में है तो उसके ऊपर तुम मटेरियलिटी लगा। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब अभी 10 लाख है, लास्ट ईयर 3 लाख था, उससे पहले 0 था, उससे पहले नेगेटिव था कुछ, और ये उससे पहले 20 लाख का प्रॉफिट था, तो ये क्या फ्लक्चुएटिंग है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग है ना तो इस पे क्यों ध्यान दे रहा है तो प्रॉफिट मत लगा, कुछ और ले ना, रेवेन्यू ले, ठीक है। तो वोलेटिलिटी देखा, देख वोलेटिलिटी में तू क्या कर, फ्लक्चुएशंस देख कि किसका फ्लक्चुएशन कम है किसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो ये बोलता है कि अगर तू बेंचमार्क देखना है ना तो इतनी चीज़ें देख। क्या देख, एक तेरे पास एफएस है, एफएस के आइटम एलिमेंट देख, एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यूज़र का अटेंशन कहाँ पे है, प्रॉफिट के ऊपर है, नेट एसेट के ऊपर है। अच्छा, एंटिटी का नेचर क्या है, बैंकिंग का है, लोन एडवांसेस डिपॉजिट्स इंटरेस्ट। लाइफ साइकिल में कहाँ पे है, ग्रोथ पे है, ग्रोथ पे तो प्रॉफिट देख के कुछ फायदा नहीं है। ओनरशिप स्ट्रक्चर फाइनेंस, डेट से है, इक्विटी से है, ईबीआईटी देखेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेगा, एसेट के ऊपर ध्यान देगा। वोलेटिलिटी, प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो प्रॉफिट को देख के कुछ मतलब नहीं बनता है, रेवेन्यू वगैरह को देख, कुछ और देख। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि एक बेंचमार्क है, उसको बेंचमार्क को सेट करना है, उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाना है तो तेरा मटेरियलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो बोला चलो फिर करते। एक प्रॉफिट ए मेरा बैलेंस शीट फिर से बैलेंस शीट आ जा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। बोल ठीक है, मेरा रेवेन्यू कितना था, 10 लाख था, ठीक है। मेरा प्रॉफिट था कितना, ठीक है, प्रॉफिट जो भी था मैं रेवेन्यू के ऊपर ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि रेवेन्यू के ऊपर है ना मैं 1% लेता हूँ, रेवेन्यू के ऊपर है ना मैं 1% लेता हूँ। तो 10 लाख इंटू 1% किया मैंने, तो कितना बचता है तुम्हारा, 10,000, ठीक है। सही है, 10,000 बचा तुम्हारा 1%। जनरली रेवेन्यू के ऊपर 1%, 0.5%, 2% इस रेंज में जाता है। प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर तुम 5 to 10% लगा सकते हो। ये क्या है, तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट है, जितना परसेंटेज लगाना है वो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या, अगर 10,000 का अगर डिफरेंस है किसी चीज़ में, एफएस में अगर 10,000 रुपये का गड़बड़ है तो मैं यूज़र को जाके बता दूंगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, नहीं तो मैं यूज़र को जाके नहीं बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो मैं बोलूँगा ठीक है छोटा मोटा गड़बड़ है, छोटा मोटा चिंदी 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 चोरी है। अगर मुकेश अंबानी को उसके करोड़ों के बिजनेस में 1,000-10,000 रुपये का अगर दिखता है तो क्या करेगा, बोलेगा भाई जाना, छोड़ना छोड़ना चीज़ें, इस छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, जब तक कि छोटी मोटी चीज़ें बड़ी नहीं होती है। तो बोलते कि अगर 10,000 से ऊपर जाता है ना तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जाके यूज़र को बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोलते ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुनो बबुआ। बोलता है कि ठीक है, अब तू क्या कर रहा है, अभी तू चेकिंग करते आ रहा है, तू चेकिंग करते आ रहा है, तू ऑडिट कर रहा है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे तेरे को में स्टेटमेंट मिला 1,000 का, यहाँ पे मिला 3,000 का, यहाँ पे मिला फिर 4,000 का, तो कितना हुआ, 8,000 का में स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। और 8,000 का में स्टेटमेंट हुआ है, फिर और एक तेरे को 1,000 का मिला, तो टोटल में स्टेटमेंट तेरे को 9,000 का मिला है। अच्छा, अभी तू मेरे को एक बात बता, तूने ऑडिट किया है, ऑडिट में सबसे पहले तूने बताया कि तू गारंटी नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इनहरेंट लिमिटेशन है, मतलब सारी चीज़ें तू चेक नहीं कर पाता है। तो इसमें तूने सारी चीज़ें चेक नहीं करी, फिर भी तेरे को 9,000 का मिला है। अगर तू सारी चीज़ें चेक करता, अगर तू सारी चीज़ें चेक करता तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट तेरा 10,000 से क्रॉस करे, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, अगर तू सारी चीज़ चेक करेगा तो। बोलता है बात तो सही है।
तो अब क्या करें, ये 9,000 तो आ गया मेरे पास, अभी मेरे को चेकिंग करना अभी बाकी है। अभी मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ। बोलते देख भाई, ये जो है ना, तू एकदम ऐसे 10,000 पकड़ा है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे बात सुन, अगर तू ऑडिट करते जा रहा है ना, तो वहाँ पे तू क्या कर, तू वहाँ पे उससे कम ही अमाउंट ले। तू सेफ रहे ना, थोड़ा सेफ रह जा। जैसे कि अगर तू यहाँ पे मान ले कि तू 5,000 का ही अमाउंट ले ले, तो इससे कम, ठीक है, तो ये 10,000 है ना, ये 10,000 है ना, इससे कम, इससे नीचे का एक अमाउंट ले ले। तेरी मर्जी कौन सा अमाउंट लेना है। अगर तू 5,000 अमाउंट लेता है, तो ये 5,000 अमाउंट है ना, ये अमाउंट ले ले। अगर तू 5,000 तक पहुंच जाता है, अगर तू ऐसे 5,000 तक पहुंच जाता है, 1,000 है, 3,000 है, फिर अगर यहाँ पे 3,000 आया, 4,000 हुआ, फिर यहाँ पे तेरे को 1,000 और मिल गया, तो यहाँ पे 5,000 हो गया। तो यहाँ पे अगर तू 5,000 पे पहुंच जाता है, तो अभी तेरे को एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझेगी, तेरे को समझेगा कि एफएस में गड़बड़ तो है। तो एफएस में गड़बड़ है मतलब यहाँ पे मुझे जो आगे का ऑडिट करना है और थोड़ा संभल के करना है, मेरे को थोड़ा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। अभी 5,000 हुआ है, हो सकता है 10,000 हो, 15,000 हो, या फिर हो सकता है कि कम भी हो। मेरे को इतने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुए, ऐसी गड़बड़ गड़बड़ वाली चीज़ें ऐड होकर मेरा 10,000 से आगे जाए। मैंने क्या बोला, 5,000 मुझे आइडेंटिफाई हुए। ऐसा हो सकता है कि जो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, ऐसे वाले में स्टेटमेंट अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये 10,000 से क्रॉस हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, 10,000 से कम एक सेफ मार्जिन पकड़ के हमने क्या किया, 10,000 से नीचे का एक अमाउंट ले लिया और इसको हम नाम देते हैं क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये नाम क्यों दिया, परफॉर्मेंस क्यों। ऑडिट परफॉर्म करते समय तेरे को किस मटेरियलिटी की जरूरत है, बोले 5,000 का, तो यही तो नाम दिया है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, अमाउंट सेट बाय ऑडिटर विच इज लेस देन मटेरियलिटी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड, मैंने क्या बोला, अनडिटेक्टेड मतलब जो डिटेक्ट नहीं हुए, एंड अनकरेक्टेड जो करेक्ट नहीं किए, ये दोनों मिलकर अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट जो है वो क्रॉस करे। किसको क्रॉस करे, वो एग्रीगेट मटेरियलिटी को क्रॉस करे, इसका चांसेस कम करने के लिए। इसके चांसेस कम, अभी तुमको पता ही नहीं है ना अनडिटेक्टेड कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, चांसेस कम करने के लिए। ठीक है, चांसेस कम करने के लिए, चांसेस को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हमने क्या किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेकर आए यहाँ पे सीन में। बोलता है अच्छा ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो मज़ा आ गया। फिर बोलते कि ये तो वेल एंड गुड। और एक जगह पे मिस स्टेटमेंट की जब बात आती है तो और एक चीज़ आती है, जो है ना बहुत ही छोटी होती है। जैसे कि अगर ये 5,000 है ना, तो ये हो सकता है कि 1,000 है। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ है टोलरेबल मिस स्टेटमेंट। ये टोलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है, मतलब इतना अमाउंट है ना कि इसको तो भूल जा सकता है। मतलब अगर तो है ना, अगर तो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो रिसीवेबल देख रहा है, रिसीवेबल मान ले तेरे है 1,00,000 के, 1,00,000 के रिसीवेबल देख रहा है, और तूने कुछ सैंपल सिलेक्ट किए, 50,000 या फिर 30,000, तो 30,000 के सैंपल में तेरे को अगर 800-900 रुपये का मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, 800-900 रुपये का गड़बड़ मिल जाता है। इन्होंने बोला कि तू भूल जा उसको, भूल ही जा मतलब छोड़ देना, बात ही छोड़ दे। रिसीवेबल में है, पेएबल में कुछ मिलता है, छोटा छोटा अमाउंट जो है ना, टोलरेबल में स्टेटमेंट ऐसा छोटा छोटा अमाउंट है ना कि बहुत ही छोटा है, 50 रुपये का है, 20 रुपये का है, 30 रुपये का है, तो इसमें तेरे को क्या करना पड़ेगा, देखना ही नहीं है ना। तो टोलरेबल में स्टेटमेंट जो है ना, वो क्या होता है, तुम्हारा एक, तुमने अकाउंट लिया, उसका तुम क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो उसको ऑडिट में तुमने क्या लगाया, सैंपल लगाया। तो ये टोलरेबल में स्टेटमेंट कहाँ पे आता है, तुम जब एक्चुअल में सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हो, और सैंपल में जो तुमको चेक करना है, वो जो अमाउंट आता है वो तुम्हारा टोलरेबल में स्टेटमेंट आता है, मतलब सैंपल के केस में आता है टोलरेबल में स्टेटमेंट। तो वहाँ पे जितना अमाउंट है ना तुम्हारा टोलरेबल में स्टेटमेंट, तो उसको क्या करो तुम, इग्नोर करके चलो। इग्नोर मतलब पूरा इग्नोर, फिर 1,000 इग्नोर करे। देख भाई 10,00,000 है ना, 10,00,000 में 1,000 कितना होता है तेरा, एकदम छोटा छोटा होता है, तो इग्नोर करके चलना। ठीक है,
अब ये 10 1000 तो हमने बोला, ऑडिटर जब जजमेंट लगाएगा तो उसको लगता है कि 1000 भी बड़ा है, क्योंकि 1000 1000 1000 1000 ऐसे 5000 हो जाएगा तो परफॉर्मेंस मॉर्टेलिटी क्रॉस हो जाएगा। मतलब रिसीवेबल में 1000 मिला, पेएबल में 1000 मिला, इधर 1000 इधर 1000, ऐसे करके 5-6 हज़ार हो गया इधर ही, तो गड़बड़ हो सकता है। तो उसका जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट है कि उसको कितना रखना है। वो रख सकता है कि 100 रुपये, अगर 100 रुपये मिलता है तो छोड़ देने का। तो ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट होता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये सैम्पल बिंग ऑडिटेड, सैम्पल बिंग ऑडिटेड इसमें यूज़ होता है। ठीक है, इतनी बात समझी। अभी जो ये चीज़ें हमने देखी ना, मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमने देखी एफएस लेवल पे। अब आया ना मजा गुरु, अभी तक समझ ही नहीं रहा था। तुमने बोला एफएस लेवल आता है, एबीसीडी लेवल आता है, असर्शन लेवल आता है, अब समझेगा तुमको। ये जो मटेरियलिटी है ये हमने लगाई एफएस लेवल पे, एफएस लेवल पे। अभी मान लीजिए कि ये जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है ना, ठीक है, ये है एक तुम्हारे कंपनी का जिसका बिजनेस है लीजिंग करने का, लीजिंग का बिजनेस है। अगर बिजनेस लीजिंग का है ना तो इसके एसेट के साइड में उसका एक ROU, राइट ऑफ यूज़ जो भी आता है तुम्हारा लीजेस के केस में, इंडेस में तुमने पढ़ा रहेगा। ROU एसेट जो है ना, यहाँ पे यूजर्स का फोकस ज़्यादा रहेगा, या फिर लीज लाइबिलिटी पे यूज़र का फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या है, एक तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यूजर्स का अटेंशन कहाँ पे है, एक अकाउंट बैलेंस लेवल पे है, या फिर कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे है, या फिर डिस्क्लोजर पे है। तो अगर यहाँ पे तुम मटेरियलिटी लगा सकते हो, लगाना चाहते हो, तो अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे मटेरियलिटी लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लगा सकते हो। तो ये चीज़ क्या आती है तुमको, ये क्या आता है तुम्हारा ABCD लेवल पे। तो अगर तुम चाहो तो मटेरियलिटी ABCD लेवल पे भी लगा सकते हो। ठीक है सर, अगर हम मटेरियलिटी एफएस लेवल पे लगाते हैं तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी एफएस लेवल पे लगाते हैं। अगर हम मटेरियलिटी अगर ABCD लेवल पे लगाए तो क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी ABCD लेवल पे लगाना पड़ेगा? लगा सकते हो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी तुम ABCD लेवल पे लगा सकते हो अगर मटेरियलिटी ABCD लेवल पे है, लेकिन उसका उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं फ़ायदा होता है? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये ROU एसेट जो है ना, ये तुम्हारा 1 लाख का है, 1 लाख का है। तो तुमने उसका 1 लाख का 1% ले लिया, मान लो, ठीक है। वो कितना आता है, वो तुम्हारा 1000 आता है, ठीक है। अभी उसका तुम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ले रहे हो, ठीक है। 1 लाख का वो 1% नहीं, 1 लाख का हम 10% लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 5% लेते हैं, 5000 आता है, ठीक है। अब ये 5000 आता है, ये तुम्हारा मटेरियलिटी है, या फिर 5000 2000 3000 जो भी आता है, ठीक है, ये तुम्हारा आता है। अगर इसका तुम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हो ना, परफॉर्मेंस, तो तुमको लगता है कि अगर मुझे 2000 का स्टेटमेंट मिलता है, या फिर 1000 का मिलता है, या फिर 2500-3000 का मिलता है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ABCD लेवल पे, ठीक है। 1000 मान लीजिए 1000 आया। अगर 1000 का तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आया ना, तो ये तो कुछ काम का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1000 का तुम्हारा टोलरेबल में स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि वो वैसे भी तुम चेक करते सैम्पल बेसिस पे, तो तुमको वो टोलरेबल में स्टेटमेंट से ऊपर जो है ना, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कम होके जाता है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है इतना ज़्यादा। लेकिन मतलब क्या, अगर ABCD लेवल पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का इतना कुछ बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन मटेरियलिटी का होता है। तो तुमको लिखना ऐसे है, अगर मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं ABCD लेवल पे, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं ABCD लेवल पे, ठीक है। तो मटेरियलिटी एफएस लेवल पे आता है, ABCD लेवल पे आता है। वैसे तो मटेरियलिटी जो है ना, मटेरियलिटी ABCD लेवल पे इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन की डिमांड है, सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि कर लो भाई, ठीक है, यूजर्स का अटेंशन है, ऐसी कुछ चीज़ आती है, तो तुम मटेरियलिटी को भी ABCD लेवल पे लगा सकते हो, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी ABCD लेवल पे लगा सकते हो, अगर मटेरियलिटी तुम्हारा ABCD लेवल पे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और ये टोलरेबल मिसस्टेटमेंट, ये तो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, ABCD लेवल पे ही रहता है, अकाउंट बैलेंस पे रहेगा, एफएस के ऊपर, एफएस के यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं।
इतनी बातें आ गई समझ में आपको? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, अभी ये जो मटेरियलिटी है ना, ये मटेरियलिटी हमने बात करी थी, ये मटेरियलिटी हमने बात करी थी कहाँ पे? हमने बात करी थी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में देखा था। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में देखा था हमने, क्या देखा था? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसमें हमने देखा था हमारे पास 3-4 पॉइंट थे। 3-4 पॉइंट में एक पॉइंट था सिग्निफिकेंट फैक्टर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, अदर एंगेजमेंट पे तुमको नॉलेज हुआ है उसका यूज़ करना है। देखो उसमें कुछ कुछ पॉइंट थे। एक पॉइंट था क्या तुम्हारा, एक पॉइंट था तुम्हारा मटेरियलिटी था पहला पॉइंट, उसके बाद रिस्क के 2 पॉइंट थे, कंट्रोल के 3 पॉइंट थे, सिग्निफिकेंट फैक्टर थे, सिग्निफिकेंट चेंजेस थे। ठीक है, याद नहीं आता है रुको, यहाँ पे चैप्टर 2 ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, देखो यहाँ पे पॉइंट है एक, यहाँ पे पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विथ एस 320। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में कंसिडरेशंस वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, वहाँ पे तुमने देखा था कि मटेरियलिटी तुमको लगाना पड़ता है, मतलब मटेरियलिटी तुमको प्लानिंग के स्टेज पे ही लगाना पड़ता है, ये हमने देखा था। अभी तुमने प्लानिंग के स्टेज पे इसको लगाया, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के टाइम पे इसको लगाया, एकदम स्टार्ट में तुमने देखा कि इतना इतना मटेरियलिटी आता है। जब तुम्हारे पास पहली बार एफएस आता है तो पहली बार ही तुमने मटेरियलिटी को डिसाइड किया और बोला कि इतना मटेरियलिटी होगा। अब क्या करना है, अब आगे जाके अगर तुमको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्या बोला मैंने, आगे जाके तुमको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कैसा इन्फॉर्मेशन, अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको पहले मिल जाता, अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको पहले मिल जाता तो तुमने डिफरेंट मटेरियलिटी सिलेक्ट किया रहता। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको पहले मिलता तुमने क्या किया रहता, डिफरेंट मटेरियलिटी सेट किया रहता। याद करो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एसक्यूसी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद, हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो हमारे पास पहले आ जाती, क्या था वो एग्जांपल, क्या था वो, क्लाइंट जो है उसका मैनेजमेंट में हमारे एक्स का करंट बॉयफ्रेंड है, अगर वो इन्फॉर्मेशन तुमको पहले मिल जाती तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको अब मिल जाती है, अगर वो तुमको पहले मिल जाती तो मटेरियलिटी क्या होगा, मटेरियलिटी वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट हो सकता था। तो अगर ऐसा चीज़ आता है तो ऐसे बोलता है कि तो फिर एक काम करो ना, डिफरेंट आ सकता था तो अभी तुम क्या करो, मटेरियलिटी को रिवाइज करो, री इवेल्यूएट करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मटेरियलिटी को रिवाइज करो। अभी ये मटेरियलिटी अगर कम आता है ना, कम लोअर आता है, लोअर मटेरियलिटी अगर कम आता है ना, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुमको कंसिडर करो कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी तुमको देखना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी देखना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों होती है, तुम्हारी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए होती है। मतलब हमने क्या देखा था यहाँ पे ऊपर, हमने ये मटेरियलिटी परफॉर्मेंस क्यों लगाई थी कि ऑडिट परफॉर्म करते समय तुमको अगर कुछ तुमको कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट आते हैं परफॉर्मेंस वाले, मतलब 5000 तक तुम आ जाते हो, तुमको 5000 के में स्टेटमेंट मिल जाते हैं, तो तुम क्या करोगे, ऑडिट ध्यान देख कर करोगे, ऑडिट पूरे फोकस के साथ करोगे। तो ये चीज़ है ना, उसमें तुम क्या ध्यान देखोगे, कंसिडर करोगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना, उसका टाइमिंग एक्सटेंट तुम क्या करोगे, तुम चेंज करने की कोशिश करोगे, उसके टाइमिंग एक्सटेंट को तुम डिटेल में जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये बात आती है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अगर ए मटेरियलिटी लोअर होता है, ठीक है, मतलब पहले तुमने 10,000 लिया था, अब ये 10,000 का तुम्हारा हो जाता है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही 10,000 का तुम्हारा हो जाता है लेट से 7,000। अगर ये 10,000 का 7,000 हो जाता है तो भाई तुम देख, अभी परफॉर्मेंस भी तो तेरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये 7 का 5 हो जाता तो मटेरियलिटी परफॉर्मेंस सेम सेम क्या, नहीं ना। तो अगर ये 10 का 7 हुआ है ना, तो परफॉर्मेंस को भी चेंज कर, कितना चेंज कर, 3,000 कर ले, 3,500 कर ले। ठीक है, तो कंसिडर कर, अगर मटेरियलिटी लोअर जाता है, अगर हायर जाता है तो तू देख ले, अगर तेरे को परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो बढ़ा, नहीं तो मत बढ़ा। लेकिन अगर लोअर जाता है, अगर लोअर आता है मटेरियलिटी, तो तेरे को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में तेरे को नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
इतनी बात आती है। ये तो बात आती है मटेरियलिटी की, ठीक है। क्या हम मिस स्टेटमेंट में फिर से जाए क्या? हमने क्या बोला था? हमने बोला था अभी हम बात करेंगे मिस स्टेटमेंट की। मिस स्टेटमेंट की बात करता है जैसे 450, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जो एक्चुअल अमाउंट गया है वहाँ पे और जो एफआरएफ के हिसाब से जाना चाहिए उसके बीच का डिफरेंस क्या है? तुम्हारा मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं मिस स्टेटमेंट को। तो मिस स्टेटमेंट के बारे में बात करता है ऐसे 450, ठीक है। ऐसे 450 क्या बोलता है? मिस स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। इवेल्युएट मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, नाम है ऐसे का, इवेल्युएट मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ये क्या बात करता है देखो। एक्सक्यूज मी। तो ये क्या बात करता है देखो। ये बात करता है कि ये जो मिस स्टेटमेंट आते हैं, ये मिस स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा? ये मिस स्टेटमेंट है तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कौन से अमाउंट का? भी ये जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू जो 10 लाख का था और एफआरएफ के हिसाब से कितना आना चाहिए था? 9 लाख आना चाहिए था मान लीजिए। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 लाख है, ठीक है। छोटी फिगर लेते थोड़े। ये 10,000 का रेवेन्यू था, एफआरएफ के हिसाब से 9,000 आना चाहिए था। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 1,000 है। तो 1,000 क्या है तुम्हारा? मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट है मतलब ये फिगर जो है ना मिस स्टेटेड है। तो 1,000 का मिस स्टेटमेंट है, ये बात होती है। ऐसे ही मिस स्टेटमेंट एक कम है। अगर ये ज़्यादा होता है, मान लीजिए 11,000 होता है, तो यहाँ पे भी 1,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 1,000 का मिस्टेक है। तो कम है ज़्यादा है नहीं देख रहे। अभी हम ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस है कौन सा? जो एक्चुअल अमाउंट है और जो एफआरएफ के हिसाब से जाना चाहिए। एफआरएफ के हिसाब से कौन सा जाना चाहिए? आपने पढ़े हैं बड़े बड़े इंडियस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके आए थे। डेट इतना आएगा, इक्विटी इतना आएगा। तुमने बोला डेट 12,000 आएगा, इक्विटी 8,000 आएगा। उसके कैलकुलेशन में डेट 15,000 आता है और इक्विटी 5,000 आता है। तो तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई करेक्ट करो इसको। तो ये मिस स्टेटमेंट है, तो तुम उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हो। मतलब ये क्या डिफरेंस है? इंडियस के हिसाब से ये आना चाहिए, तूने ये कहाँ से लाया मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे डिफरेंस है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इंडेक्स तुम पढ़ते हो, वहाँ पे रेवेन्यू एक रिकॉग्नाइज होना चाहिए एक अमाउंट, उसने वाई अमाउंट का रिकॉग्नाइज किया है। तो ये डिफरेंस है, तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। तो ये मिस स्टेटमेंट क्यों होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस, ये इसके रीजंस क्यों है, ये मिस स्टेटमेंट आता कहाँ से, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये मिस स्टेटमेंट है ना, ये मिस स्टेटमेंट आने के बहुत सारे वेज है, जैसे कि इनएक्यूरेट 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 प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग या फिर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग और गैदरिंग डेटा मतलब क्या? जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही है, जो प्रोसेस से वो गुजर रही है ना, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पे एक्यूरेसी से नहीं आ रही है, इनएक्यूरेटली आ रही है। क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ओमिशन है या फिर एरर है। मतलब कि देखो रेवेन्यू आना चाहिए था 11,000, बट 1,000 का रेवेन्यू बुक ही नहीं हुआ। 1,000 का रेवेन्यू इन्होंने दिया है 11,000 और एक्चुअल में आना चाहिए था 10,000। तो यहाँ पे 1,000 का रेवेन्यू बुक ही नहीं हुआ। मतलब क्या? ओमिशन, वो ओमिट हुआ, आया ही नहीं। तो ओमिशन एरर की वजह से भी आ सकता है। तो ये इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग गैदरिंग डेटा मतलब मान लीजिए कि 1,000 का इन्वॉइस डबल 2 बार वहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। 2 बार मैंने सेव किया था, दूसरा बंदा आया उसने भी सेव किया, तो 2 बार आ गया। तो 2 बार आ गया तो क्या हुआ? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हुआ। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग और गैदरिंग डेटा। या फिर हो सकता है कि सेम सेम इन्वॉइस 2 बार हो गया, या फिर इन्वॉइस का अमाउंट ऐसा था कि 755 था, मैंने टाइप करते समय 575 टाइप किया, तो 57 की जगह 75 ऐसा हो गया। तो इस केस में भी क्या हो सकता है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग और गैदरिंग डेटा के केस में तुम्हारा मिसस्टेटमेंट आ सकता है, या फिर ओमिशन एरर मिस्टेक की वजह से आ सकता है। और किस वजह से आ सकता है? इनएक्यूरेट इनएक्यूरेट क्या है तुम्हारा? इनएक्यूरेट है तुम्हारे अकाउंटिंग इस्टीमेट्स। ये इस्टीमेट्स क्या है इसको हम पढ़ेंगे ऐसे 540 में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा
थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। एस्टिमेट को बाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनएक्यूरेट अकाउंटिंग में एस्टिमेट होते हैं या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, मिस इंटरप्रिटेशन प्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब क्या, यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात हो रही है। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है तुम्हारा, मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो बैड डेट्स के लिए तुम्हारा, बैड डेट्स क्या है तुम्हारा, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन करने के लिए मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया कि हमारे पास 1 लाख के डेटर्स है ना, उसमें से 2,000 के डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया, 2% का एस्टिमेट लगाया। तो ये क्या है, ये इनएक्यूरेट है या फिर ये अनरीजनेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट जो है ना, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेकर अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेकर रीजनेबल नहीं है या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर क्या नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऐसा ऑडिटर को लग रहा है, तो ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट का जजमेंट जो है ना, इन कंसर्न विथ अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अनरीजनेबल, एंड उसको लग रहा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो ना, उसको सिलेक्ट करने में, अप्लाई करने में इनअप्रोप्रिएट है। तो ये चीज़ें उसको लग रही है, तो वहाँ पे भी मिसस्टेटमेंट आने के चांसेस है। अभी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट मतलब क्या, जैसे तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, तो यहाँ पे ना 1 लाख के उसके डेटर्स थे, 1 लाख के रिसीवेबल थे कंपनी के, उसमें से एक ही सबसे बड़ा रिसीवेबल था, मान ले 30,000 का, और वो है ना, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो ना बैंकरप्ट हो रहा है, तो उससे पैसे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसी न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे ना एक्चुअल में तो नहीं हो रहा है, तो जैसे ही वो उसकी न्यूज़ आती है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा प्रोविज़न कर दिया, तो 30 लाख या फिर ऐसा मान लो कि उन्होंने पूरे, हाँ ठीक है, मान लो 30 लाख उन्होंने पूरे राइट ऑफ कर दिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हो कि एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, इन्होंने पूरा कम कर दिया, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि एक्चुअल में वो बैंकरप्ट होने जा रहा है, तो पैसे मिलने के चांसेस कम है, तो उसको राइट ऑफ करना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट ने किया ही नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा, वो मिस स्टेटमेंट के चांसेस है। तो ये जो है ना, ये क्या है तुम्हारे, ये सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे, सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट है, ये है तुम्हारे सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब ये सारे सोर्सेस है जहाँ से तुम्हारा वो मिस स्टेटमेंट आ सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होते हैं तो करना क्या है, अगर ये मिस स्टेटमेंट आते हैं तो तुमने करना क्या है, ये तो बताओ बड़े मियाँ। तो सबसे पहले एसए का रिक्वायरमेंट है, एसए बोलता है कि भाई साहब, सीए साहब, एक काम करो, ये सारे मिस स्टेटमेंट है ना, एक्यूमुलेट करो मिस स्टेटमेंट को, अदर देन छोटे छोटे एकदम चिंदी चिंदी मिस स्टेटमेंट है ना, उसको तुम छोड़ दो, एकदम चिंदी वाले छोड़ दो, जो तुम्हारे मेन है ना, वो सारे मिस स्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करो, मतलब एक साथ लाओ, बोले ठीक है। मिस स्टेटमेंट को एक्यूमुलेट तो कर लिया, अब क्या करना है, अब क्या करो, ऑल मिस स्टेटमेंट को है ना, ऑल मिस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट को दे दो, सारे मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को दे दो, और बोलो कि उसको क्या करो, रिक्वेस्ट करो कि तू क्या करे, इसको करेक्ट कर, ठीक है। सारे के सारे मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को दे दो और उसको बोलो कि क्या कर, करेक्ट कर, तो उसको बोला करेक्ट कर, अभी तूने करेक्ट करने सारे मिस स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसको बोला अगर मैनेजमेंट सारे मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करता है, ओहो, फिर तो मजे ही मजे, बोलो भाई शाबाश मैनेजमेंट, क्या बात है, क्या बात है, मतलब तू कितना कमाल का मैनेजमेंट है, तेरे को जितना मिस स्टेटमेंट बोला तूने सब करेक्ट कर लिए, फिर भी ऐसे ने तुमको काम लगा ही दिया। ऐसे बोलता है कि एक बार क्या करो, तुम एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो और देखो ना भाई, देखो ना कि कहाँ पे मिस स्टेटमेंट रह तो नहीं गया, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो और फिर से एक बार देखो कि कहाँ पे मिस स्टेटमेंट रह तो नहीं गया, ठीक है। ये तो बात है अगर मैनेजमेंट करेक्ट करता है, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है, ओहो,
मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया। यार शिट शिट, अब तो गड़बड़ हो गई, मैनेजमेंट करेक्ट ही नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो गई है ना। तो अब क्या, तो मैनेजमेंट से प्यार से पूछो, क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो रीज़न देखो, किसका, मैनेजमेंट का रीज़न देखो, रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, ठीक है, मैनेजमेंट का रीज़न देखो कि वो क्यों कर रहा है। एंड फिर तुमने क्या देखना है, ऐसे 200 में क्या बोला था, कभी नहीं बोलना ऐसे 200 ने क्या बोला था, ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव में क्या था, ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव में था कि ऑडिटर ने क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि एफएस जो है ना एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से एफएस फ्री तो नहीं है। इन सारी चीज़ों में एक पॉइंट और एक आता है, एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट था कि यहाँ पे तुमको यहाँ पे एक पॉइंट क्या था, ये दूसरा जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट था कि तुमको ऑडिट प्लान एंड तुमको स्ट्रेटेजी अगर तुमको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है क्या नहीं करना है वो भी तुमको देखो, क्योंकि तुम्हारे पास मिस स्टेटमेंट आए हैं इतने सारे, तुमने पहले प्लान किया था कि इसमें मिस स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, अब तो आ गए, तो तुमको प्लान स्ट्रैटेजी पूरा चेंज करने की ज़रूरत है क्या, तुमको सारी चीज़ें फिर से देखनी पड़ेगी। ये चीज़ को तुमने ध्यान में रखना है कि जब तुम्हारे पास मिस स्टेटमेंट आते हैं तो तुमने क्या करना है, प्लान स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है क्या। फिर क्या करो, फिर सारे मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को दे दो कि और उसको रिक्वेस्ट करो करेक्ट कर। अगर मैनेजमेंट करेक्ट करता है तो तुम क्या करो, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करके बोलो कि देखो कि करेक्ट किए हैं, सही है बात। अगर नहीं करता है तो पूछो उसको क्यों नहीं कर रहा है, रीज़न देखो। और उसके बाद तुम्हारो 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 ऐसे 200 भी, ऐसे 200 सॉरी ऐसे 200 जो बोलता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है उसको तुमको सुनना पड़ेगा। बोलता है क्या, मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे तुमको देखना है कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। मैनेजमेंट के ऊपर कौन है, मैनेजमेंट के ऊपर कौन है, मैनेजमेंट के ऊपर है TCWG। तो तुमको किसके पास जाना चाहिए, TCWG के पास। लेकिन TCWG है ना बहुत कड़वा हो सकता है आदमी, ठीक है। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, बोलते ठीक है हम जाएंगे TCWG के पास, लेकिन उससे पहले बात सुनो मेरी। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ऐसे 320 में, अभी हमने ऐसे 320 देखा था, इसमें जाते हैं और एक बार है ना, एक बार हम मटेरियलिटी रिवाइज करें क्या, रिवाइज करें क्या मटेरियलिटी, या फिर रिकंसिडर करते हैं कि मटेरियलिटी को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या। ऐसी कुछ सिचुएशन है क्या जिससे मटेरियलिटी चेंज होती है। देखो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, कहाँ पे, ये जो मटेरियलिटी है ना, अगर तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तब तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जिससे तुम मटेरियलिटी चेंज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जिससे तुमने डिफरेंट मटेरियलिटी लगाई होती पहले ही, अगर वो इन्फॉर्मेशन अभी तुम्हारे पास आ रही है तो वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो एक बार ऐसे 320 में जाओ, यहाँ पे देखो कि क्या तुमको वहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है क्या, मटेरियलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है क्या। तो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम देखो कि ऐसे ऐसे 450 के हिसाब से ये जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है क्या, ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के लिए तुमको क्या क्या देखना पड़ेगा, ये चीज़ के लिए तुमको देखना पड़ेगा उसका साइज एंड नेचर। वो जो मिसस्टेटमेंट है, वो जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल होने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा है, वो किस टाइप का है, उसका नेचर भी तो देखना पड़ेगा ना। कभी कभी क्या होता है, मटेरियलिटी वो मिसस्टेटमेंट बड़ा नहीं होता, लेकिन वो मिसस्टेटमेंट है ना, वो मिसस्टेटमेंट का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि उसका अगर इफेक्ट आ जाता है, अगर जैसे तुम्हारे कंट्रोल वगैरह होते हैं, जब हम जाएंगे 3B में देखेंगे तो कंट्रोल में वगैरह गड़बड़ है, कंट्रोल में गड़बड़ होने की वजह से पूरा मिसस्टेटमेंट आ रहा है। तो अगर एक जगह पे आता है तो बहुत जगह पे आ भी सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मिसस्टेटमेंट है उसका साइज और नेचर तुमको देखना पड़ेगा। ये दोनों जगह पे देखो, FS लेवल पे भी देखो, ABCD लेवल पे भी देखो, तुम देखो कि उसका साइज कितना है, नेचर कैसा है। और उसके बाद तुम देखो कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट
प्रायर पीरियड में कितना जाता है, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट अभी तुम देख रहे हो ना मटेरियल है कि नहीं है, तो यहाँ पे तुमने दोनों चीज़ देखो ना, करंट ईयर का भी देखो, प्रायर पीरियड का भी देखो कि उसके ऊपर इफेक्ट कितना जा रहा है। तो तुमने साइज एंड नेचर तो देख लिया है, लेकिन साथ में प्रायर पीरियड की बात भी तुम देख लो। उसके बाद जाओ ना तुम TCWG के पास, उसके बाद TCWG के पास जाओ और TCWG को क्या करो, तुम बताओ कि मिस स्टेटमेंट है, ये सारे मिस स्टेटमेंट है, ये सारे मिस स्टेटमेंट है, और उसके साथ में ये हमारा इफेक्ट क्या जाएगा, उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या जाएगा, हमारे ओपिनियन पे जाएगा, ऑडिटर के ओपिनियन पे इसका इफेक्ट जा सकता है। तुम उसको सीधे सीधे जाके बोल दो कि ये सारे मिसस्टेटमेंट है और इसका इफेक्ट हमारे ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये जो मिसस्टेटमेंट तुम कम्युनिकेट करोगे ना, यहाँ पे तुम ध्यान रखो, यहाँ पे तुमने क्या करना है, इंडिविजुअली 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 अगर कुछ मिसस्टेटमेंट मटेरियल है ना, तो इंडिविजुअली उनको क्या करना है, तुमने इंडिविजुअली एड्रेस करना है मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट बड़े हैं। और साथ में तुम क्या करो, उसको उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भाई देख, मैनेजमेंट तो हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है, शायद तुम्हारी सुने, तुम भी एक बार उसको फोर्स करो कि तुम करेक्ट करो इस मिसस्टेटमेंट को, ये सारे मिसस्टेटमेंट है, इसको तुम करेक्ट करो। TCWG भी सुनने को तैयार नहीं है, मैनेजमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। और मैनेजमेंट क्या बोलता है पता है क्या, मैनेजमेंट बोलता है कि ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, ये इममटेरियल है। इममटेरियल मतलब क्या, ये छोटी छोटी बातें, मैनेजमेंट बोलता है कि क्या ऑडिटर तू लेके बैठ रहा है, छोटी छोटी बातें, इसको छोड़ना, तू इसको क्या ध्यान में लेके बैठा है, इममटेरियल है ना, ये छोटी छोटी बातें ना, इसको छोड़ देना। अगर मैनेजमेंट ऐसे बोल रहा है कि ये इममटेरियल है ना, तो तुम क्या बोलो, तू बोल रहा है ना मेरे को यही बात, तो क्या कर, ये बात तू लिख के दे दे, तू लिख के दे दे ना कि ये इमटेरियल है। तो ये लिख के किससे लेना है, मैनेजमेंट से भी लेना है, मैनेजमेंट प्लस TCWG से भी लेना है। तो मैनेजमेंट और TCWG दोनों को बोलो कि तुम लिख के दे दो, लिख के दे दो कि इसका जो इफेक्ट तुमको लगता है कि वो इमटेरियल है, ऐसी बात आती है, उससे लिख के ले लो। और सिर्फ ऐसा लिख के मत दे दे कि मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है, उसके साथ में सारे मिसस्टेटमेंट को अटैच भी करो तुम, ईच मिसस्टेटमेंट को अटैच करो, एक सपोर्टिंग दे दो, उसके ऊपर सारे मिसस्टेटमेंट डाल दो, और उसके नीचे लिखो कि ये सारे मिसस्टेटमेंट मिला के भी इमटेरियल है। ऐसा तुम अगर लिख के देते हो तो हम सोचेंगे, लेकिन अगर लिख के देता है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, थोड़ा सोचेगा, क्या सच में ये इमटेरियल है, या फिर मुझे लगता है कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, या फिर मुझे लगता है कि ये मटेरियल है, मैनेजमेंट एंड TCWG को क्यों लग रहा है कि ये मटेरियल है, इसके बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। और थोड़ी से प्रोसीजर्स, फर्दर प्रोसीजर्स थोड़े परफॉर्म करो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो थोड़े। और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी है ना, तुमको लग रहा है कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, मैनेजमेंट और TCWG मिला के तुमको बना रहे, ठीक है, तुमको अल्टीमेटली लगता है कि ये मटेरियल है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है ही नहीं, ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है, तुमने और प्रोसीजर्स लगाने के बाद भी तुमको समझता है कि ये मटेरियल है, ऐसा तुमको लगता है, तो क्या करो भाई, रिपोर्ट तो तुम्हारे हाथ में ना, अल्टीमेट पर्पस क्या था, रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट तो तुम्हारे पास है ना, तो दे दो, जैसे तुमको रिपोर्ट चाहिए वैसे रिपोर्ट दे दो। बस इतनी सी बात आती है, इतनी सी बात आती है तुम्हारे मिस स्टेटमेंट की। उसके बाद में हमने एक बात करी थी कि जो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग गैदरिंग डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ओमिशन ओमिशन है, ओमिशन वगैरह है, किसमें, अमाउंट में या डिस्क्लोजर में, अमाउंट में डिस्क्लोजर में ओमिशन वगैरह है, और इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग गैदरिंग डेटा होता है, एक क्यों होता है, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए तुमको देखना पड़ेगा एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है तुम्हारा इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें तुमको दो चीज़ें देखनी पड़ती है, एक तो तुमको देखना पड़ेगा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर तुमको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ है क्या, ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ है क्या। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ना, इसको तुमको देखना पड़ेगा कंप्लीट है क्या, उसको रिकॉर्ड किया क्या ठीक से, ऐसी चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी, कट ऑफ है क्या,
ये सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी। तो इसमें तुमको क्या देखना पड़ेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारा, जिस डॉक्यूमेंट से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन आया है वो इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आया ही नहीं, प्रोसेस में गायब हो गया, प्रोसेस में डुप्लीकेट हो गया, ये सारी बातें आती है कि या फिर वो ट्रांजैक्शन है ना वो डबल रिकॉर्ड हो गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये क्या है, तुम्हारे इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है। तो एक तो हुआ तुम्हारा सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, दूसरे आते हैं इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ये जो इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है इसको हम पढ़ेंगे अपने नोट से। तो सबसे पहले ए इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट को पढ़ते हैं जाके, ला 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 ला। देखो इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे तुम्हारे मिसस्टेटमेंट कैसे है, यहाँ पे तुम्हारे मिसस्टेटमेंट है एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट का और दूसरा ट्रांजैक्शन का। इसमें तुम्हारा कंप्लीटनेस है, एग्जिस्टेंस है, रिकॉर्डिंग है, कट ऑफ प्रोसीजर्स है। तो यहाँ पे तुमने क्या ध्यान देना है, यहाँ पे तुमने ध्यान देना है सिंपल सी बात पे, कंप्लीट कब नहीं होगा, कंप्लीट कब नहीं होगा अगर सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ना बना ही नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारा, मान लीजिए इनवॉइस तुम्हारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, अगर इनवॉइस बना ही नहीं है तो क्या है, कंप्लीट कैसे होगा। तुम्हारा जो हमने देखा था कंप्लीट होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस आने चाहिए। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं बना तो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे कैसे। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट बना है लेकिन कैप्चर ही नहीं हुआ, मतलब बना है लेकिन जो इनवॉइसेस थे उसमें तुमको दिखाई नहीं, कैप्चर ही नहीं हुआ, या फिर रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट नॉट रिप्रेजेंटेड, मतलब एक बार तुमने क्या किया था उसको रिजेक्ट किया था। जैसे कि इनवॉइस था तो इनवॉइस तुमने बनाया था लेकिन किसी ने क्या किया, उसको जो ऑथराइज करने वाला पर्सन था उसने बोला कि नहीं यार इनवॉइस में गड़बड़ है, इसको चेंज करके आ जा। वो चेंज करने गया वापस आया ही नहीं, तो रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट ही नहीं किया। या फिर ट्रांजेक्शन जो है ना, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन जो है ना आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ तुमको। जैसे कि मान लीजिए स्क्रैप है ना, स्क्रैप वाला सेल था, स्क्रैप वाले सेल में क्या हुआ, एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो एक स्क्रैपर को लेकर आया, उस स्क्रैप बंदे को लेकर आया, उसने क्या किया, एक जो कचरा पड़ा था उसको दे दिया और कैश लेके बैठ गया आराम से। तो कंपनी को पता ही नहीं है कि हमारे केस में से जो भंगार था, जो स्क्रैप था वो बेचा गया है और पैसे भी आए हैं, क्योंकि कंपनी के पास आए नहीं तो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ। अगर आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ तो कंप्लीट कैसे होगा, इतनी बात सिंपल है। दूसरी बात, सोर्स डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस के लिए क्या देखना है तुमने, कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेटेड, अगर वो डुप्लीकेट हुआ है या फिर ओवरस्टेट हुआ है, अमाउंट उसका ज़्यादा है, या फिर इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड ऑन सब्सिडरी लेजर्स, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट की बातें आती है। फिर ट्रांजेक्शन्स डुप्लीकेट होता है ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, या फिर फिक्टिशियस या अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होता है सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर। फिक्टिशियस या अनऑथराइज क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, ऐसे 240 में जाके देखेंगे, यहाँ पे तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग में क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर ठीक से नहीं हुआ, इनएक्यूरेटली सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर हुआ, या फिर ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेसिंग है ना इनएक्यूरेट हुआ, या फिर इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट बने सबसे के लेजर में। कट ऑफ में सोर्स डॉक्यूमेंट का कोई सीन नहीं है, क्योंकि कैसे होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है तो 31st का डेट होगा या फिर फर्स्ट का डेट होगा, तो कट ऑफ में कुछ सीन नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो ट्रांजैक्शन अगर एक पीरियड में हुआ है उसको रिकॉर्डेड इन अनदर पीरियड, ये सीन हो सकता है, तो वहाँ पे तुमको ट्रांजैक्शंस के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा जैसे तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज करते हो तुमने अगर 15 मार्च को रिचार्ज किया तो 3 महीने के लिए गया, तो आधा रिचार्ज का अमाउंट तुम्हारा यहाँ आना चाहिए और बाकी का वहाँ आना चाहिए, तो ऐसी बातें आती है, तो ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो अगर इसमें से कुछ चीज़ें तुमको मिल जाती है तो तुमने समझना है कि पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या है, अगर तुमको इसमें से कुछ चीज़ें तुमको दिख जाती है तो तुमने क्या करना है, तुमने सोचना है कि मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ, कैप्चर नहीं हुआ, या फिर रिजेक्ट किया हुआ, रिप्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर डुप्लीकेट हुआ, ओवरस्टेटेड हुआ, या फिर इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर किया सबसे के लेजर में, या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर किया था वो इनएक्यूरेट था। फिर कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स की बातें आती है, ट्रांजेक्शन में क्या देखना है तुमको, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, स्क्रैप वाला एग्जांपल, डुप्लीकेट हुआ, फिक्टिशियस गड़बड़ वाला अनऑथराइज वाला ट्रांजेक्शन्स हुआ, प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हुआ, उसके बाद इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट सबसे के लेजर में, एंड ट्रांजेक्शन जो ऑकर हुआ वन पीरियड में और रिकॉर्ड हुआ दूसरे पीरियड में। तो ये क्या है, ये है तुम्हारे इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले हमने बेसिक देखा, ABCD लेवल, FS लेवल क्या होता है, असर्शन लेवल क्या होता है हमने, उसके बाद में असर्शंस देखे थे। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने देखा कंप्लीट ऑकरेंस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी। अकाउंट बैलेंस में देखा एग्जिस्टेंस, राइट ऑफ ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एलोकेशन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, ये दोनों को कंबाइन करके आते हैं। उसके बाद में हम कहाँ पे गए थे, हम गए थे YG के
वाईजे के बैलेंस शीट में गए थे, एफएस में गए थे, वहाँ पे हमने देखा मटेरियलिटी क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है, जो तुमको बेंचमार्क के ऊपर एक परसेंटेज लगाना होता है। बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए तुमको एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इक्विटी का एक एलिमेंट ऑफ एफएस उठा सकते हो। यूजर का अटेंशन कहाँ पे हो देख सकते हो, प्रॉफिट नेट एसेट के ऊपर, एंटिटी का नेचर कैसा है, बैंकिंग है, लाइफ साइकिल में कहाँ पे है, ग्रोथ फेज में है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंस कैसे किया है, डेट से है, रिलेटिव वोलेटिलिटी कैसा है तुम्हारे प्रॉफिट का। उसके बाद में हमने देखा था मटेरियलिटी आता है, उसके एक अमाउंट नीचे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आता है, फिर टॉलरेबल मिस्टेक वगैरह भी आता है। इसको तुम रिवाइज कर सकते हो क्या? हाँ, रिवाइज कर सकते हो। मटेरियलिटी अगर तुम्हारा एफएस लेवल पे बना है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एफएस लेवल पे बनेगा। मटेरियलिटी एबीसीडी लेवल पे बनता है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी तुमको चेक करना पड़ेगा, उसके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी तुमको चेक करना पड़ेगा। अगर तुमको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है जो अगर पहले आ जाता तो मटेरियलिटी तुमने चेंज, दूसरी मटेरियलिटी तुमने चूज़ की रही थी, तो यहाँ पे तुम मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो। अगर लोअर आता है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में भी सोचो और ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में भी सोचो। ये हमने बात करी थी और हमने कुछ बात करी थी नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने 450 गए थे, मिस स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। मिस स्टेटमेंट क्यों आता है, उसके सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, गैदरिंग डेटा, ओमिशन ऑफ अमाउंट डिस्क्लोजर। अब तुमको समझेगा क्योंकि इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होने के इंडिकेशन क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट आया ही नहीं, बना ही नहीं, वो सारी चीज़ें हमने जो अभी देखी थी। उसके बाद में सोर्स डॉक्यूमेंट देखा, ट्रांजैक्शन देखा, डुप्लीकेट हुआ, ओवरस्टेट हुआ, कट ऑफ का देखा हमने, वो सारी चीज़ें आती है। कंप्लीटनेस देखा हमने, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्ड एंड कट ऑफ, ये 4 चीज़ें देखी थी। फिर इसके बाद सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट में एक इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, गैदरिंग डेटा, ओमिशन, अमाउंट डिस्क्लोजर। फिर हमने बात करी थी अकाउंटिंग एस्टिमेट इनएक्यूरेट है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हुआ है। और मैनेजमेंट का जजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके अनरीजनेबल है एंड अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके इनअप्रोप्रिएट है, ये बात करी थी हमने। उसके बाद हमने बोला था कि ऐसे चाहता क्या है तुमसे मिस स्टेटमेंट के बारे में, ऐसे चाहता है कि सारे मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेट करो लेकिन इसमें छोटे छोटे छोड़ दो। प्लान एंड स्ट्रैटेजी तुमने पहले देखी थी उसको चेंज करना है क्या, उसको एक बार देखो। सारे मिस स्टेटमेंट, सारे के सारे जितने तुमने एक्यूमुलेट किए, सारे के सारे मैनेजमेंट को क्या करो, बता दो और रिक्वेस्ट करो कि चेंज करे। मैनेजमेंट करेक्ट करता है कि बोलो शाबाश बेटा, और क्या करो, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करो और देखो कुछ मिसस्टेटमेंट बचता है क्या। अगर करेक्ट नहीं करता है, रिफ्यूज करता है तो रीज़न देखो। फिर हमने बात करी थी कि रीजनेबल एश्योरेंस तुमको लेना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है एफएस। तो कैसे करोगे तुम? मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ करता है तो तुमने क्या करना है, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है सबसे पहले ऐसे 320 में जाओ और देखो कि क्या मटेरियलिटी को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है तो तुम उसको चेंज कर सकते हो। तो 320 में गए, मटेरियलिटी देखा। उसके बाद में तुमने 450 में आए और देखा कि मटेरियल में स्टेटमेंट के लिए तुमको 2 चीज़ें देखनी है, साइज एंड नेचर देखना है एफएस लेवल पे, एबीसीडी लेवल पे में स्टेटमेंट का। एंड उसके बाद में इफेक्ट देखो, लास्ट ईयर में भी, प्रायर पीरियड में भी उसका इफेक्ट कुछ हुआ है क्या। ये 2 चीज़ें देखने के बाद तुम गए थे टीसीडब्ल्यूजे के पास, उसको बोला था कि ये सारे मिस स्टेटमेंट है और इसका इफेक्ट हमारे ओपिनियन के ऊपर जाएगा। तुम क्या करो, उसको रिक्वेस्ट, तुम क्या करो, उसको करेक्ट करो। और स्टेटमेंट जब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पे तुमने इंडिविजुअली जो मटेरियल है ना, इंडिविजुअली जो मटेरियल है उसको भी तुमने बताना है। फिर तुमने क्या किया, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट अगर बोलता है इमटेरियल है तो तुमने मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दोनों से लिख के ले लो। डब्ल्यू आर क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसे 580 में पढ़ेंगे। और अटैच करो हर एक स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के दे दे। और उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसेस करो और फिर भी तुमको लगता है कि मटेरियल है तो रिपोर्ट करो तुम्हारे हिसाब से। ये चीज़ें हमने देखी है अभी तक, मतलब हमने 320 एंड 450 कवर किया और हमने बेसिक भी देख लिए, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम फिर से क्या करते हैं, अभी हम इस चीज़ को फिर से एक बार नोट से देख लेते। अब फटाफट से देख लेंगे। अभी चैप्टर 3A है। 3A क्या है तुम्हारा, रिस्क मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट है। 3B क्या है तुम्हारा, इंटरनल कंट्रोल से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मटेरियलिटी देखेंगे, मिस स्टेटमेंट देखेंगे, रिस्क असेसमेंट देखेंगे एंड इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। इसमें से हमने मटेरियलिटी एंड मिस स्टेटमेंट अभी देख लिया है। इसके बाद हम रिस्क असेसमेंट देखेंगे एंड उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। तो अभी बात समझो, अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू में क्या है तुम्हारा, एक है ऐसे 320, ऐसे 450, 320 एंड ऐसे 450, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद में तुम्हारा है ऐसे 315 एंड 330 असर्शंस है, असर्शंस भी हमारे हो चुके हैं, ठीक है। फिर ऑडिट रिस्क देखेंगे हम, उसके कंपोनेंट क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आरबी एक कुछ कंसेप्ट होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट और उसके कुछ स्टेप्स हमको देखेंगे, फिर हमारा रिस्क भी खत्म हो जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं मटेरियलिटी से। शुरुआत क्या, अभी खत्म ही करते हैं मटेरियलिटी को। मटेरियलिटी क्या है तुम्हारा, रेफर्स टू सिग्निफिकेंस ऑफ एरर और ओमिशन इन एफएस। एरर और ओमिशन कितना सिग्निफिकेंट है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये मटेरियलिटी है। अगर एरर
वो एरर और ओमिशन इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स, तो वो क्या है, वो मटेरियल माना जाएगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, सेट बाय ऑडिटर लेस देन मटेरियलिटी, क्यों, क्योंकि रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था चांसेस, प्रोबेबिलिटी को कम करो, दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो तुमको नहीं मिले हैं अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड करते हैं मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। मटेरियलिटी को कहाँ पे लगाया जाता है थ्रू आउट ऑडिट, ये तुमको देखना है। इन पर्टिकुलर 3 जगह पे, कहाँ पे, प्लानिंग परफॉर्मिंग हमने देखा था, कहाँ पे जाके देखा था, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में जाके देखा था कि वहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट था, डिटरमाइन करो मटेरियलिटी 320 के हिसाब से। फिर आइडेंटिफाइंग असेसिंग रॉ क्या है, तुमको अभी समझेगा, रिस्क इसके बाद समझेगा, एनटी ऑफ फैप ये भी तुमको इसके बाद समझेगा। तो प्लानिंग परफॉर्मिंग में लगाया, फिर इवेल्यूटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अभी तो देखा मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या जाएगा, उसको सबसे पहले मटेरियलिटी में आके तुमको देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद में फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 जगह पे मोटा मोटी अप्लाई हो जाता है। तो 320 का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। तो मटेरियलिटी के बारे में बात करेंगे, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है यूज ऑफ बेंचमार्क, जो हमने बेंचमार्क की बात करी थी, एक अमाउंट लेना है, उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करना है, तो ये जो परसेंटेज है ये क्या है, ये तुम्हारा बेंचमार्क है। ठीक है, मिस्टर एक्स वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, उसको कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी लगाना है, प्लीज गाइड हिम एज टू फैक्टर्स दैट में अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो हमने बात तो पूरी करी है, एक बार देखते हैं लिखना कैसे है। मटेरियलिटी में क्या आता है, प्रोफेशनल जजमेंट आता है। ठीक है, परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड ऑन चूजन बेंचमार्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेंचमार्क के ऊपर आता है। तो बेंचमार्क कैसे आता है उसको समझते हैं। एक तो हमने बात करी थी एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इक्विटी, ये क्या है तुम्हारे एलिमेंट ऑफ एफएस है। फिर प्रॉफिट नेट एसेट देखा था, वो क्या है, वेदर देयर आर आइटम्स जिसके ऊपर अटेंशन ऑफ यूजर जो है वो क्या करता है, टेंड टू बी फोकस्ड, ये बात भी हमने करी थी। फिर हमने बात करी थी नेचर ऑफ एंटिटी, बैंकिंग वगैरह है, वेदर एंटिटी फेयर द एंटिटी इज एट इन इट्स लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल के बारे में देखी थी, ग्रोथ फेज में, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखो, साथ में ओनरशिप स्ट्रक्चर देखो उसका, एंड फाइनेंस कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि डेट से फाइनेंस हुआ है, तो एम्फेसिस मतलब क्या, इंपॉर्टेंस कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा, और उसके ऊपर कितने क्लेम है उसके ऊपर जाएगा। एंड द रिलेटिव वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या है, चेंजेस है, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो रेवेन्यू को बेस मान के चल सकते हो। फिर आते हैं री इवेल्यूट कर सकते हो क्या मटेरियलिटी। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे है एक मशीनरी को इंपोर्ट किया है, ठीक है, और मटेरियलिटी क्या किया, अल्लो मटेरियलिटी अप्लाई किया है मटेरियलिटी को एफएस के लेवल पे, लेकिन दे नाउ वांट टू री इवेल्यूट मटेरियलिटी कंसेप्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। तो हमने बात करी थी कि ये जो अगर एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए तुमको मटेरियलिटी लगाना है, स्पेसिफिक अकाउंट के लिए स्पेसिफिक एबीसीडी लेवल पे लगानी है तो लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी उनको क्या चाहिए, अभी उनको उस एक अकाउंट के लिए, उसको एक ट्रांजेक्शन के लिए मटेरियलिटी लगानी है तो लगा सकते हैं। तो गिव योर व्यूज इन दिस रिगार्ड, तो लगा तो सकते हैं। तो मटेरियलिटी यहाँ पे तुमको क्या करनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि हमने जब स्ट्रैटेजी सबसे स्टार्टिंग में प्लानिंग स्ट्रैटेजी में जब मटेरियलिटी को क्या किया था, डिटरमाइन किया था। ठीक है, इफ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ एंटिटी, अगर किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एंटिटी के वन और मोर पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए तुमको अगर मटेरियलिटी लगाना है, मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स, देन ऑडिटर शैल ऑल्सो डिटरमाइन मटेरियलिटी लेवल टू दोज पर्टिकुलर एबीसीडी। मतलब क्या, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, देखो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जैसे हमने किसकी आरओयू एसेट की बात करी थी, लेजेस के बारे में बात करी थी, तो वैसे ही अगर कुछ किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में वर और मोर पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर अगर तुमको लगता है कि मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियलिटी से कम भी है ना, मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियलिटी से कम भी है ना, तो भी यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उस केस में तुम क्या करो, डिटरमाइन करो मटेरियलिटी फॉर उसके एबीसीडी लेवल पे डिटरमाइन करो। ठीक है, अकाउंट बैलेंस, क्लासिफिकेशन, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर डिटरमाइन करो, ये बात हमने देखी थी। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि रिवाइज मटेरियलिटी टू फॉर एफएस इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट that would have caused auditor to determine different amount initially।
तो ये कौन सी बात है, वही बात है, अगर नई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आती है, अगर वो तुम्हारे पास पहले आ जाती तो तुमने क्या किया होता, डिफरेंट अमाउंट इनिशियली ही डिटरमाइन किया होता। तो उस केस में भी तुम क्या करो, रिवाइज करो, अभी अभी रिवाइज करो। और अगर तुम लोअर मटेरियलिटी कंसिडर करते हो, जैसे हमने 10,000 करी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद हम 7,000 पे आए थे, अगर 7,000 पे आते हो तो तुमने क्या करना है, कंसिडर द फैक्ट दैट देयर इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो हमने 5,000 का कितना किया था, 3,000 किया था। एंड वेदर एन टी ऑफ फैप रिमेन अप्रोप्रिएट। तो इतनी सी बातें आती है, ये हमने देखा है, सब कुछ देखा है। इसका आंसर कैसे लिखना है ये सिर्फ यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तुमने देखा है कि तुमने इनिशियली डिटरमाइन किया है, फिर तुम देखो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में अगर ज़रूरत है तो एबीसीडी लेवल पे लगाओगे। फिर तुम बताओ कि इन्फॉर्मेशन भी अगर तुम्हारे पास नहीं आती है तो भी तुम रिवाइज कर सकते हो। अगर मटेरियलिटी कम करते हो तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एन टी ऑफ फैप का भी ध्यान रखो। ठीक है, ये बात आती है। फिर आता है तुम्हारा ऐसे 450। ऐसे 450 क्या बोलता है, इवेल्यूशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इसमें दो चीज़ें आती है, इवेल्यूट इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन एफएस। तो जितना अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका इफेक्ट क्या जाएगा एफएस के ऊपर, एंड जितना आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है उसका ऑडिट के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, ये बात करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, मिसस्टेटमेंट आ सकता है इन एक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा, ओमिशन से आ सकता है अमाउंट या डिस्क्लोजर में, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट है, या फिर क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, फिर जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके अनरीजनेबल है ऐसा ऑडिटर को लगता है, एंड अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, बात क्या हो रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जब जब देखो ये ऑडिट का लैंग्वेज है, 540 में जाके समझेगा। जब जब एस्टिमेट आता है ना तो तुमने देखना है कि रीजनेबल है क्या, रीजनेबल है क्या। जब जब पॉलिसी आती है ना तो तुमने लिखना है कि अप्रोप्रिएट है क्या। तो एस्टिमेट को लेके अनरीजनेबल है ऐसा ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर कंसिडर किया है, ऑडिटर कंसिडर्स अनरीजनेबल एंड ऑडिटर कंसिडर्स इनअप्रोप्रिएट। तो जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अगर ऑडिटर को लगता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके अनरीजनेबल है, या फिर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके इनअप्रोप्रिएट है, तो तुमने क्या करना है, वो क्या है तुम्हारा सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट है। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बातें तुमने ध्यान रखनी है, ये अदर देन फ्रॉड है। ये बातें हैं ना, ये अदर देन फ्रॉड है। तो फ्रॉड की बातें हम कहाँ पे करेंगे, फ्रॉड की बातें हम ऐसे 240 में करेंगे, तो उसके लिए हम वहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो ये एरर की वजह से। ठीक है, फिर ऐसे का रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे का रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एक्यूमुलेट करो छोटी मोटी मिस्टेक छोड़ के, फिर डिटरमाइन करो नीड टू रिवाइज ऑडिट प्लान या स्ट्रेटेजी, रिवाइज करने की जरूरत है क्या उसको डिटरमाइन करो। फिर सारे के सारे ऑल एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट क्या करो, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि करेक्ट करें। फिर अगर मैनेजमेंट करेक्ट करता है मिसस्टेटमेंट को तो क्या करो, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो एंड देखो क्या मिसस्टेटमेंट रहते हैं क्या। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है करेक्ट करने को तो रीज़न देखो उसका, क्यों क्यों कर रहा है ऐसा मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल देखो, और इवेल्युएट करो वेदर एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है ना उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है, मैनेजमेंट को इंटीमेट किया है मिसस्टेटमेंट कुछ जो टू बी करेक्टेड है, नीड टू बी करेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट डज नॉट कैरी आउट द सेड करेक्शंस। मैनेजमेंट करेक्शन नहीं करता है तो क्या करना है तुमने, तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुम क्या करो 320 में जाओ और रीअसेस करो मटेरियलिटी डिटरमाइन किया हुआ 320 में। ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट है क्या अभी। फिर 450 में जाओ और तुम देखो कि वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है क्या, कैसे देखोगे, मटेरियल इंडिविजुअल इन एग्रीगेट भी देखोगे। और ये देखने के लिए तुमने क्या करना है, तुमने उसका साइज एंड नेचर देखना है मिसस्टेटमेंट का, एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। ठीक है, ये बहुत एबीसीडी लेवल पे देखना है ये दोनों चीज़ें, ये हमने देखा था। उसके बाद ऑडिटर शाल कम्युनिकेट विद दिस विथ TCWG अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट उसको बोलना है, उसके साथ उसका इफेक्ट बताना है, ओपिनियन के ऊपर क्या जाएगा। ठीक है, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, ये जहाँ पे भी आता है क्या है, लॉ भाई जो बोलता है लॉ भाई की सुनो, नहीं तो हमारे ऐसे की सुनो। ठीक है, सबसे पहले लॉ भाई की सुनो, अगर लॉ भाई कुछ नहीं बोलता है कि तो हमारी सुनो। ठीक है, ऑडिटर कम्युनिकेशन क्या करना है, आइडेंटिफाई करो मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली जो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, और साथ में ना रिक्वेस्ट करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू बी करेक्टेड। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि जो सारे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है तो क्या करो, ऑडिटर शाल रिक्वेस्ट फॉर WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG दोनों से ले लो, वेदर दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल। तो क्या लिख के लेना है कि दे बिलीव दैट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल, और साथ में समरी ऑफ सच आइटम शैल बी इंक्लूडेड और अटैच टू WR। तो सिर्फ ऐसा लिख के मत ले लो, समरी भी अटैच करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है
टू एडजस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऊपर उसने किया, तो तुम क्या करो, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर्स डू नॉट इनेबल ऑडिटर टू कंक्लूड दैट एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा घुमा के फिराया है, तो ऑडिटर शाल रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने क्या बोला है, एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म करके अगर तुम ऐसा डिसाइड नहीं कर पाते हो, अगर डिसाइड कर पाते हो कि मिसस्टेटमेंट जो है ना वो मटेरियल है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना, अगर वो मटेरियल है ऐसा तुमको लगता है, तो तुम उसके हिसाब से रिपोर्ट करो। तो इन्होंने कैसे बोला है, रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर्स डू नॉट इनेबल ऑडिटर, कि वो ऐसा बोल सकता है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, ऐसा उल्टा लिखा है। तो तुमको अगर सीधा लिखना है तो सीधा लिखो, कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी बातें पे ध्यान नहीं देते। फिर हमने रिस्क असेसमेंट, अभी तो रिस्क के बारे में स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट हमने देखे, ठीक है। इसके क्या क्या पॉइंट देखे हमने, उसको समझो। हमने असर्शंस देखा है, असर्शंस कहाँ पे देखा है हमने, हमने देखा है कि असर्शन 2 लेवल पे होते हैं, असेस रोमम, रोमम अभी तक नहीं देखा है। तो रोमम क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें से हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा है, रिस्क अभी देखना है, ठीक है। तो ये 2 लेवल पे होता है, कौन सा, एफएस लेवल, असर्शन लेवल पे होता है। असर्शन लेवल पे फॉर ईच एबीसीडी होता है, ये तुमको समझा है क्या अभी तक। असर्शन लेवल पे अगर होता है ना, तो वो असर्शन लेवल क्या है तुम्हारा, हर अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर लेवल पे होता है। जैसे कि हमने एक उठाया था रेवेन्यू, रेवेन्यू का ऑकरेंस, वो सारी चीज़ें देखी थी, कंप्लीटनेस वगैरह। तो इस केस में तुमको क्या देखना पड़ेगा, ये जो असर्शन है ना वो फॉर ईच एबीसीडी के लिए आता है। एंड ठीक है, 315 ऐसे 315 कैटेगराइज टाइप ऑफ असर्शंस इन डिफरेंट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। तो असर्शन 3 टाइप में उन्होंने क्लासिफाई किए, एक अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, दूसरे अकाउंट बैलेंस, तीसरे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले क्या हमने देखा, ऑकरेंस, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा, अरे रुको, हमने देखा ऑकरेंस आता है, कंप्लीटनेस आता है, एक्यूरेसी आती है, क्लासिफिकेशन आता है, कट ऑफ आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, एग्जिस्टेंस आता है, राइट एंड ऑब्लिगेशन आता है, कंप्लीटनेस आता है, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन आता है। अब यहाँ पे अगर तुम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए देखोगे ना, तो देखो ऑकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो ऑकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो ये जो है ना, ये लिखा ही एक लाइन में इसी वजह से है, ठीक है। ये क्या किया है, एक लाइन में इसी वजह से लिखा है ऐसे, ताकि देखो कंप्लीटनेस, 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 एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो इसी लाइन में ऐसे लिखा है। ऐसे तुम देखोगे तो क्या है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। अभी इसको थोड़ा देख के गया, एक बार देखे गया ऊपर ऊपर से। ऑकरेंस क्या है, जो इवेंट रिकॉर्ड किए हैं वो ऑकर हुए हैं। कंप्लीटनेस क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हुए। एक्यूरेसी क्या है तुम्हारा, रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली। क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा, प्रॉपर अकाउंट्स में गए हैं। कट ऑफ क्या है तुम्हारा, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए, ठीक है। एग्जिस्टेंस में क्या था तुम्हारा, एग्जिस्टेंस एसेट लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। राइट क्या है, होल्ड राइट टू एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। कंप्लीटनेस में क्या है, ऑल एसेट लायबिलिटी जो है ना, जो होने चाहिए वो है। वैल्यूएशन में क्या है तुम्हारा, अलोकेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड किए हैं। कौन से अलोकेशन है तुम्हारे, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो सारे अलोकेशन एडजस्टमेंट है। एंड तुम्हारे जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट पे गया है, जो भी एसेट लायबिलिटी है अप्रोप्रिएट अमाउंट पे गए हैं। फिर ऑकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन में क्या आता है, डिस्क्लोज इवेंट ट्रांजेक्शन जो है ना एंड अदर मैटर्स, वो ऑकर हुए हैं एंड एंटिटी को पर्टेन करते हैं। कंप्लीटनेस, ऑल डिस्क्लोजर जो देने चाहिए थे वो दिए हैं। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एंड अदर इन्फॉर्मेशन आर डिस्क्लोज फेयरली डिस्क्लोज किए हैं एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट पे है। क्लासिफिकेशन में क्या है तुम्हारा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज एज आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ये तुम्हारे असर्शंस है, ये असर्शंस हमने देखे हैं वहाँ पे, ये इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। फिर हमने और क्या देखा था, नीचे हमने देखा था इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शंस, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पे हमारा एक पोर्शन खत्म हो जाता है, इसमें से हमारा मटेरियलिटी एंड मिसस्टेटमेंट, ये चीज़ें खत्म होती है। अब हम रिस्क के ऊपर देखेंगे। तो कैसा था वो तुमने देखो एक बार इसको
अब है ना, अब हमको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब एक बार अच्छे से देखा है ना, रिवाइज करने में टाइम नहीं जाता है, इस वजह से हमने डिटेल में घुस के किया है, और ये चीज़ें ना बहुत आगे बार आएगी, ठीक है। अभी रिस्क देखते हैं, फटाफट रिस्क देखते हैं। एक रिकॉर्डिंग सेपरेट करता हूँ मैं, ठीक है।